हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भारतीय अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक्स से दोस्तों टॉप 100 सेलेक्टेड क्वेश्चन जो कि एसएससी में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो ऐसे प्रश्न हम आपके लिए लेकर आए हैं और साथ ही साथ इसका एक विशेष विश्लेषण तैयार करके आपको देने वाले हैं। तो आप सभी दोस्त लास्ट तक बने रहेंगे आज के इस सेशन में जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका वीके चेंज द वे ऑफ लर्निंग पर। दोस्तों कहते हैं कि कोई भी लक्ष्य इंसान से बड़ा नहीं होता और हारा वही जो लड़ा नहीं होता। तो चलिए दोस्तों आज के सेशन की शुरुआत करते हैं एक नए मोटिवेशन, जोश और उत्साह के साथ में। आपके साथ वीके सर हैं, तो आप लोग एक बार लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो आज का पहला प्रश्न, इसका सही आंसर जो है आपको कमेंट सेक्शन में छाप देना है। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? एक बार सभी दोस्त बताएंगे अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। तो दोस्तों अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, इसका एकदम करेक्ट आंसर है एडम स्मिथ को। दोस्तों अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। दोस्तों एडम स्मिथ को। अगर बात की जाएगी अर्थशास्त्र, तो दोस्तों अर्थशास्त्र ये दोस्तों एक ग्रीक भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? एक ग्रीक भाषा का शब्द है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। एडम स्मिथ की अगर बात करेंगे दोस्तों, तो एडम स्मिथ की पुस्तक है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इनकी पुस्तक का नाम आप सभी दोस्त याद रखेंगे। दोस्तों एडम स्मिथ की पुस्तक का नाम है वेल्थ ऑफ नेशन। इनकी पुस्तक का नाम क्या है दोस्तों? सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, वेल्थ ऑफ नेशन। तो अगर आपसे पूछा जाता है वेल्थ ऑफ नेशन किसकी पुस्तक का नाम है, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ की पुस्तक का नाम है। तो एक बार सभी दोस्त लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे फटाफट से अपने सभी दोस्तों के साथ में। आज का सेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जन्मदाता किसे माना जाता है? एक बार सभी दोस्त बताएंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जन्मदाता किसे माना जाता है। तो दोस्तों पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जन्मदाता किसे माना जाता है? एडम स्मिथ को, जॉन मेनार्ड केन्स को, या फिर दोस्तों हार्ट मैकेंजी को। ऑप्शन डी है जोसेफ स्टिग्लिट्ज को। तो दोस्तों पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? एडम स्मिथ को दोस्तों पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जनक माना जाता है। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की शुरुआत कब मानी जाती है? 1776 ईस्वी में। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की शुरुआत कब हुई थी? 1776 ईस्वी में हुई थी। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है उसे ध्यान से देखेंगे। सही आंसर जो है कमेंट सेक्शन में सभी दोस्त बताएंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था किस तरीके की अर्थव्यवस्था है? सभी दोस्त बताएंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, उदारवादी अर्थव्यवस्था या फिर मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो दोस्तों भारत की अर्थव्यवस्था की अगर बात की जाएगी तो भारत की अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। भारत की अर्थव्यवस्था किस तरीके की है दोस्तों? मिश्रित अर्थव्यवस्था है दोस्तों। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मिला जुला हुआ रूप है दोस्तों। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। तो भारत की अर्थव्यवस्था किस तरीके की है? तो मिश्रित एवं एक दोस्तों विकासशील अर्थव्यवस्था है। किस तरीके की? मिश्रित अर्थव्यवस्था एवं दोस्तों विकासशील अर्थव्यवस्था है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, विकासशील अर्थव्यवस्था है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी दोस्त देखेंगे और सही आंसर जो है कमेंट सेक्शन में बताएंगे। कौन सी अर्थव्यवस्था सार्वजनिक तथा निजी दोनों क्षेत्रों का सम्मिश्रण होता है? तो दोस्तों कौन सी अर्थव्यवस्था सार्वजनिक तथा निजी दोनों क्षेत्रों का सम्मिश्रण होता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था या फिर खुली अर्थव्यवस्था। तो एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे कौन सी अर्थव्यवस्था सार्वजनिक तथा निजी दोनों क्षेत्रों का सम्मिश्रण होता है। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है सार्वजनिक एवं निजी दोनों क्षेत्रों का सम्मिश्रण कौन सी अर्थव्यवस्था होती है? तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है दोस्तों खुली अर्थव्यवस्था। ऑप्शन डी एकदम करेक्ट आंसर है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे। एक बार लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे जितने सारे लोग नए जुड़ रहे हैं। अगला दोस्तों है प्राथमिक क्षेत्र में किन किन गतिविधियों को शामिल किया जाता है?
प्राथमिक क्षेत्र में किन किन गतिविधियों को शामिल किया जाता है? मत्स्य पालन, खनन, वस्त्र उद्योग या फिर ए व बी दोनों। तो दोस्तों अगर बात की जाएगी प्राथमिक क्षेत्र, तो यहाँ पर आपके लिए समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्राथमिक क्षेत्र किसके अंतर्गत आते हैं या फिर ये प्राथमिक क्षेत्र होता क्या है। तो दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जहाँ से कच्चा माल प्राप्त किया जाता है। तो दोस्तों जहाँ से कच्चा माल प्राप्त किया जाता है, कच्चा माल प्राप्त किया जाता है उसे क्या कहते हैं? जहाँ से कच्चा माल प्राप्त किया जाता है उसे दोस्तों क्या कहते हैं? प्राथमिक क्षेत्र। दोस्तों कच्चा माल कहाँ से? तो प्राकृतिक संसाधनों से कच्चे माल की प्राप्ति की जाती है और यह प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर रहता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? मत्स्य पालन और खनन। दोस्तों ये दोनों होंगे, तो इसलिए ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। प्राथमिक क्षेत्रों में कौन कौन सी गतिविधियां शामिल है? जहां पर प्राकृतिक संसाधनों को कच्चे माल के रूप में प्राप्त किया जाता है। तो इसका ऑप्शन ए और बी दोनों सही होंगे, तो ऑप्शन डी इसलिए आपका सही है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। अर्थव्यवस्था में तृतीयक क्षेत्र से क्या तात्पर्य है? तो दोस्तों अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र हर एक के बारे में हम आपको एकदम डिटेल से बताने वाले हैं। एक बार सभी दोस्त लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो अगर दोस्तों बात किया जाएगी, अगर आपसे पूछा जाता है, हमने आपको प्राथमिक क्षेत्र के बारे में बताया कि वह क्षेत्र जहां से प्राथमिक संसाधनों को कच्चे माल के रूप में प्राप्त किया जाता है उसे दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाता है द्वितीयक क्षेत्र, तो द्वितीयक क्षेत्र को भी जानते हैं। सबसे पहले तृतीयक क्षेत्र को देखते हैं, इसका सही आंसर क्या होगा। तृतीयक क्षेत्र दोस्तों वह होता है, तो इसके अंतर्गत दोस्तों सेवाओं के उत्पादन से संबंधित होता है यह, और इसे सेवा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तृतीयक क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? सेवा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और यह क्षेत्र अर्थव्यवस्था में सेवाओं के उत्पादन के रूप में जाना जाता है। सेवाओं के उत्पादन के रूप में क्या जाना जाता है? तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, सेवाओं के उत्पादन के रूप में जाना जाता है तृतीयक क्षेत्र। सेवाओं के उत्पादन के रूप में जाना जाता है तृतीयक क्षेत्र। इसके अंतर्गत दोस्तों बैंकिंग, बीमा, चिकित्सा, पर्यटन, संचार आदि आता है, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और परिवहन भी दोस्तों इसमें आता है। तो इसका एकदम करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, परिवहन आपका तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अब यहां पर दोस्तों थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, सेवा क्षेत्र। दोस्तों सेवा क्षेत्र आपका तृतीयक क्षेत्र से, इसमें पूछा जा रहा है तात्पर्य क्या है? तो तात्पर्य ये इसका परिवहन इसका दोस्तों एग्जाम्पल है। क्या है? परिवहन इसका एग्जाम्पल है। अगर आपसे पूछा जाता है इसका तात्पर्य क्या है, तो इसका तात्पर्य क्या होगा हमने आपको प्रश्न के माध्यम से बताया है। तो इसका तात्पर्य क्या होता? तृतीयक क्षेत्र का मतलब होता है सेवा क्षेत्र। तो ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, सेवा क्षेत्र। तात्पर्य पूछा जा रहा है। अगर आपसे पूछा जाता है इनकी गतिविधियां क्या हैं, तो दोस्तों गतिविधियों में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं उनको हम लोग एक बार देखने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों इनकी गतिविधियों में कौन कौन सी है? बैंकिंग हो गया दोस्तों, जैसे आपका बीमा हो गया, और आपका चिकित्सा हो गया, शिक्षा हो गया, ये सेवाएं हैं। ठीक है, ये क्या है? चिकित्सा दोस्तों एक सेवा के रूप में मानी जाती है। साथ ही साथ में शिक्षा को दोस्तों सेवा के रूप में माना जाता है। संचार तथा पर्यटन को भी दोस्तों सेवा के रूप में माना जाता है। संचार, पर्यटन, परिवहन, ये सभी दोस्तों तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। संचार, पर्यटन और परिवहन, ये दोस्तों किसके अंतर्गत आता है? तो दोस्तों ये आपका तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अर्थव्यवस्था में तृतीयक क्षेत्र के संबंध में आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि यह क्षेत्र अर्थव्यवस्थाओं के सेवाओं के उत्पादन से संबंधित होता है। इसे दोस्तों सेवा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है और सेवाओं के उत्पादन से संबंधित है। इसमें दोस्तों आपको बताया बैंकिंग, बीमा, चिकित्सा, शिक्षा, संचार और पर्यटन तथा परिवहन और आदि विभिन्न तरीके की सेवाएं इसमें होती हैं। अगला अगर आपसे दोस्तों पूछा जाता है, यहीं पर थोड़ा सा समझ लेते हैं अर्थशास्त्र के द्वितीयक क्षेत्र के बारे में। तो सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे,
अर्थशास्त्र के अगर द्वितीयक क्षेत्र की बात की जाएगी, अगर आपसे कहा जाता अर्थव्यवस्था के द्वितीयक क्षेत्र की, तो सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे। द्वितीयक क्षेत्र की अगर बात की जाएगी तो द्वितीयक क्षेत्र में क्या होता है दोस्तों, प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है। द्वितीयक क्षेत्र में क्या होता है, प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को, प्राथमिक क्षेत्र के जो उत्पाद होते हैं दोस्तों, उनको किसके रूप में प्रयोग किया जाता है, प्राथमिक क्षेत्र के उत्पाद को दोस्तों कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है, कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। इसके अंतर्गत आपके कौन कौन सी गतिविधियां आती हैं, तो लोहा इस्पात उद्योग, इसमें आपका लोहा इस्पात उद्योग आएगा, इसमें आपका वस्त्र उद्योग आएगा, क्या आएगा, वस्त्र उद्योग, इसमें आपका दोस्तों क्या आएगा, वस्त्र उद्योग। और इसमें दोस्तों आपका क्या आएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स दोस्तों इसमें आपका आएगा द्वितीयक क्षेत्र में। तो आपको आशा करते हैं तीनों तरीके की दोस्तों क्षेत्र आपको अर्थव्यवस्था के समझ में आ गए होंगे, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक में दोस्तों प्राकृतिक संसाधनों से कच्चे माल के रूप में प्राप्त किया जाता है। फिर द्वितीयक में दोस्तों क्या होता है, जो प्राथमिक क्षेत्र से आपका उत्पाद प्राप्त होते हैं उनको कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। तृतीयक क्षेत्र में दोस्तों क्या होता है, तृतीयक क्षेत्र में दोस्तों सेवाओं के रूप में उत्पादन किया जाता है, सेवाओं के उत्पादन से संबंधित है तृतीयक क्षेत्र। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। आशा करते हैं आप सभी दोस्तों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपका एसएससी के द्वारा पूछा जा चुका है, भारतीय अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है, तो दोस्तों सबसे ज़्यादा योगदान किसका है, तो सबसे ज़्यादा योगदान हमने आपको बताया था किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान। तो यहाँ पर थोड़ा सा हमारे साथ में देखेंगे और अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। अगर आपसे पूछा जाता है सर्वाधिक योगदान किसका है, तो सर्वाधिक योगदान दोस्तों सेवा क्षेत्र का है, और सेवा क्षेत्र का है, और सेवा क्षेत्र आपका कौन सा क्षेत्र आता है, तृतीयक क्षेत्र आता है। तो ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, यहाँ पर ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला आपसे पूछा जाएगा सबसे कम किस क्षेत्र का योगदान है, तो सबसे कम अगर आपसे पूछा जाता है तो सबसे कम दोस्तों कृषि क्षेत्र का योगदान है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, सबसे कम कृषि क्षेत्र का योगदान है, और ये दोस्तों आपका प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि मांग पर क्या प्रभाव पड़ता है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि मांग पर क्या प्रभाव पड़ता है, मांग में वृद्धि होती है, मांग में कमी होती है, या फिर अपरिवर्तित होती है, या फिर दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो यदि किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो उसका मांग पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो दोस्तों जब किसी चीज़ की कीमत में वृद्धि हो जाती है, जब कीमत बढ़ती है दोस्तों, तो जब कीमत बढ़ती है तो बताएंगे मांग की वृद्धि होती है या फिर मांग की जो है कमी होती है। एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों मांग के नियम के अनुसार में क्या होता है, तो सबसे पहले मांग का नियम दोस्तों किसके द्वारा दिया गया है, ये आपके लिए जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मांग का नियम दोस्तों मार्शल के द्वारा प्रतिपादित किया गया। किसके द्वारा, मार्शल के द्वारा दोस्तों मांग का नियम दिया गया। और मार्शल ने दोस्तों क्या बताया है, मार्शल ने बताया है कि मांग की मात्रा के गिरने से बढ़ती है और कीमत बढ़ने से घटती है। कीमत गिरने से, अगर कीमत गिरेगी, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, कीमत दोस्तों अगर गिरेगी, कीमत गिरेगी तो मांग क्या होगा, मांग बढ़ेगी। कीमत गिरेगी तो मांग बढ़ेगी। अगर दोस्तों कीमत घटेगी, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, कीमत घटेगी, कीमत अगर आपकी यहाँ पर देखेंगे कीमत घटेगी, अगर कीमत बढ़ेगी तो मांग क्या हो जाएगा दोस्तों, कीमत अगर जो बढ़ेगी तो मांग घटेगी आपकी। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं कि मांग की मात्रा कीमत के गिरने से बढ़ती है, मांग की मात्रा कीमत के गिरने से बढ़ती है, और दोस्तों कीमत के बढ़ने से मांग की मात्रा कम होती है। जैसे कि कोई चीज़ आपका समझ इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे कि एक पानी की जो बोतल होती है
वो अगर पानी बिक रहा है दोस्तों, समझ सकते हैं आप लोग, तो अगर वो उसकी अगर 10 रुपए की बोतल है, फिर वो अगर 15 रुपए की कर दी जाएगी, ठीक है, तो उसमें कीमत तो बढ़ जाएगी। तो कीमत बढ़ जाएगी तो सब उसे खरीद नहीं सकते हैं, तो उसकी मांग क्या हो जाएगी, मांग कम हो जाएगी। वही अगर 10 रुपए की बोतल अगर आपकी 8 रुपए की मार्केट में आ जाएगी तो लोग उसे आसानी से खरीद सकेंगे, तो इससे मांग उसकी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से आप इसे आसानी से समझ सकते हैं। जैसे कि आप बाजार में जाते हैं, जब जिस चीज़ की प्राइस कम होता है तो उस तरफ दोस्तों ज़्यादा भीड़ होती है, वहाँ पर लोग ज़्यादा सामान खरीदते हैं, और जहाँ पर कीमत अधिक होती है वहाँ पर दोस्तों मांग भी कम होती है। तो इसे आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर आपका समझ सकते हैं, किसी वस्तु की अगर कीमत में वृद्धि होगी, तो कीमत में अगर वृद्धि होगी तो मांग में क्या होगा, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो अगर कीमत में वृद्धि होगी तो मांग में कमी होगी, अगर दोस्तों कीमत में कमी होगी तो मांग में वृद्धि होगी। तो आशा करते हैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। जी हाँ, ध्यान से देखेंगे, मांग के नियम की व्याख्या सर्वप्रथम किसने की थी। तो मांग के हमने अभी आपको बताया दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न दोस्तों, एसएससी के द्वारा 2019 में पूछा गया है सीएचएसएल में। तो मांग के नियम की व्याख्या सर्वप्रथम किसने की थी, एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो मांग के नियम की व्याख्या दोस्तों मार्शल ने की थी। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, मार्शल ने कहा था दोस्तों, क्या कहा था, मार्शल ने कहा था अगर दोस्तों मांग, यहां पर दोस्तों मार्शल ने क्या कहा था, ध्यान से देखेंगे, मार्शल के द्वारा इस नियम के प्रतिपादन किया गया था मांग के नियम का। इन्होंने कहा था अगर दोस्तों कीमत, ध्यान से देखेंगे, अगर कीमत दोस्तों बढ़ेगी तो मांग क्या हो जाएगा, मांग घटेगी। अगर दोस्तों कीमत घटेगी तो मांग क्या होगा, मांग दोस्तों बढ़ेगी। इस तरीके से आप इसे याद रखेंगे, आपका एग्जाम में प्रश्न गलत नहीं होगा। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, उत्पादन की किस अवस्था में कुल उत्पादन, औसत उत्पादन तथा सीमांत उत्पादन तीनों ही बढ़ते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं। तो उत्पादन की किस अवस्था में कुल उत्पादन, औसत उत्पादन तथा सीमांत उत्पादन तीनों ही बढ़ते हैं, प्रथम अवस्था में, द्वितीयक अवस्था में, या फिर दोस्तों तृतीय अवस्था में। सही आंसर क्या होगा, एक बार सभी दोस्त बताएंगे। तो दोस्तों कुल उत्पादन, औसत उत्पादन तथा सीमांत उत्पादन तीनों ही बढ़ते हैं दोस्तों प्रथम अवस्था में। ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, जितने सारे लोग जुड़े हैं एक बार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। अगला दोस्तों, यदि काफ़ी की आपूर्ति ज़्यादा होती है तो क्या होता है, बताएंगे। यहाँ पर आपकी आपूर्ति और पूर्ति से संबंधित प्रश्न है, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस तरीके के प्रश्न कहीं ना कहीं आपको इकोनॉमिक्स में देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों पूर्ति की और आपूर्ति की बात की गई है दोस्तों। तो अगर आपसे पूछा गया है यदि काफ़ी की आपूर्ति ज़्यादा होती है, पूर्ति का मतलब होता है कि दोस्तों कि किसी वस्तु की उस मात्रा से लगाया जाता है जिसे कोई विक्रेता एक निश्चित समय में या फिर निश्चित कीमत पर बाजार में बेचने के लिए तैयार होता है, तो उसे दोस्तों क्या कहते हैं, पूर्ति कहते हैं। तो इस तरीके से हम इसे समझ सकते हैं। तो आप लोग बताएंगे यदि काफ़ी की आपूर्ति ज़्यादा होती है तो क्या होगा, चाय की मांग बढ़ती है या फिर काफ़ी का मूल्य नीचे चला जाता है, या फिर दोस्तों चाय की मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, या फिर चाय की मांग बढ़ेगी और काफ़ी का मूल्य गिरेगा। सही आंसर क्या होगा, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों जिस चीज़ की आपूर्ति ज़्यादा होगी तो उसका मूल्य क्या हो जाएगा, नीचे चला जाएगा, उसका मूल्य नीचे चले जाएगा। ऐसे आप समझ सकते हैं कि दोस्तों जैसे कि मार्केट में आपको आलू खरीदने जाना है, तो आलू का जो जिस समय फसल तैयार होती है उस समय दोस्तों क्या होती है, आलू की दोस्तों आपूर्ति ज़्यादा होती है। बाजार में सबसे ज़्यादा दोस्तों आलू देखने को मिलता है, तो सबसे ज़्यादा आलू अगर देखने को मिल रहा है तो उसकी कीमत क्या हो जाएगी, कीमत दोस्तों घट जाएगी। उस कंडीशन में कीमत क्या होती है, घट जाती है। अगर दोस्तों आपूर्ति ज़्यादा होगी तो कीमत घटेगी, अगर दोस्तों आपूर्ति कम होगी तो कीमत दोस्तों बढ़ जाएगी। जैसे कि भारत में अभी
कुछ समय पहले दोस्तों प्याज का रेट जो है बहुत ज़्यादा हो गया था, क्योंकि प्याज की आपूर्ति कम थी, तो जिसके कारण उसकी कीमत बढ़ गई थी। फिर क्या हुआ, फिर जब प्याज हो गया दोस्तों तब उसकी कीमत क्या हो गई, कीमत घट गई, क्योंकि आपूर्ति पर्याप्त मात्रा में हो चुकी थी। तो इस तरीके से आपूर्ति और कीमत का क्या संबंध है आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या है, ध्यान से देखेंगे। आर्थिक समृद्धि संबंधित होती है, तो आर्थिक समृद्धि किससे संबंधित होती है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। गुणात्मक वृद्धि से, मात्रात्मक वृद्धि से, गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों से, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है, आर्थिक समृद्धि किससे संबंधित होता है, मात्रात्मक वृद्धि से संबंधित होता है। ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। आर्थिक विकास संबंधित होता है, तो आर्थिक विकास किससे संबंधित होता है, एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। आर्थिक विकास किससे संबंधित होता है, ऑप्शन है मात्रात्मक वृद्धि, गुणात्मक वृद्धि, ए और बी दोनों से, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर क्या होगा सभी दोस्त बताएंगे। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है आर्थिक विकास। तो दोस्तों आर्थिक विकास तभी होगा जब मात्रात्मक वृद्धि होगी और साथ ही साथ में दोस्तों गुणात्मक वृद्धि भी होगी। तो दोस्तों दोनों तरीके की जब वृद्धि होगी तभी तो आर्थिक विकास होगा। तो इसलिए ऑप्शन ए और बी दोनों इसमें एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न क्या है कमेंट सेक्शन में देखेंगे और सही आंसर कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। किसी भी देश की आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मानक है साक्षरता, प्रति व्यक्ति आय, या फिर जीडीपी, या फिर ऑप्शन डी है क्रय शक्ति। तो किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मानक क्या है, तो दोस्तों सबसे उपयुक्त मानक आर्थिक समृद्धि का क्या होता है कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों प्रति व्यक्ति आय किसी देश की आर्थिक के समृद्धि का सबसे उपयुक्त मानक होता है प्रति व्यक्ति आय। दोस्तों किसी देश में प्रति व्यक्ति आय से क्या पता लगाया जा सकता है, किसी देश की प्रति व्यक्ति आय से दोस्तों आर्थिक समृद्धि का पता लगाया जा सकता है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, आर्थिक विकास के मापन में शामिल है। तो दोस्तों बताएंगे आर्थिक विकास के मापन में शामिल है साक्षरता, स्वास्थ्य, पोषण स्तर, या फिर ये सभी। तो आर्थिक विकास के मापन में दोस्तों क्या क्या शामिल होता है, तो आर्थिक विकास के मापन में दोस्तों क्या शामिल है एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो आर्थिक विकास के मापन में दोस्तों ये सभी शामिल हैं, क्योंकि आर्थिक विकास में साक्षरता को भी देखा जाता है और दोस्तों स्वास्थ्य को भी देखा जाता है, साथ ही साथ में दोस्तों पोषण स्तर को भी देखा जाता है। यहाँ पर दोस्तों सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। जैसे कि दोस्तों इसमें पोषण स्तर की अगर बात की जाएगी तो आपका ग्लोबल हंगर इंडेक्स यहाँ पर आपका आता है GHI। ठीक, इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। ग्लोबल हंगर इंडेक्स दोस्तों ये दोस्तों किसके द्वारा ये रिपोर्ट किसके द्वारा सूचकांक जारी किया जाता है इंडेक्स, तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति के द्वारा जारी किया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति के द्वारा जारी किया जाता है। और ये दोस्तों अगर इंडेक्स के बारे में आप पढ़ना चाहते हैं तो करंट अफेयर में हम आपको बहुत जितने सारे इंडेक्स हैं उनके बारे में एक बार बताएंगे आपके एग्ज़ाम से पहले। तो सभी दोस्त सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति शोध संस्थान के द्वारा इसे पेश किया जाता है। अगला दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है साक्षरता। तो दोस्तों साक्षरता इंडेक्स भी आपका होता है और साथ ही साथ में दोस्तों स्वास्थ्य में आपका इसका भी इंडेक्स होता है, जिसके कारण दोस्तों क्या होता है, जिसके द्वारा दोस्तों आर्थिक विकास का मापन होता है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है मानव विकास सूचकांक के 3 बुनियादी आयामों में से नहीं शामिल होता है। तो यहाँ पर मानव विकास सूचकांक में कौन शामिल नहीं होता है एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यापार, या फिर आय स्तर। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। जितने सारे दोस्त जुड़े हुए एक बार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो मानव विकास सूचकांक दोस्तों, मानव विकास सूचकांक के 3 बुनियादी आयामों में से कौन सा शामिल नहीं, तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है दोस्तों व्यापार। इसमें व्यापार शामिल नहीं है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। यहाँ पर दोस्तों मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की अगर बात की जाएगी तो दोस्तों यह कब से स्टार्ट होता है, तो ये आपके लिए जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1990 से दोस्तों मानव विकास सूचकांक की स्टार्ट की जाती है। 1990 ध्यान रखेंगे, बहुत बार पूछा जा चुका है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया, तो दोस्तों पाकिस्तानी अर्थशास्त्री एक थे दोस्तों,
जिनका नाम क्या था दोस्तों, ध्यान से देखेंगे, पाकिस्तानी अर्थशास्त्री जिनका नाम था महबूब उल हक। महबूब उल हक, यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे, पाकिस्तानी अर्थशास्त्री जिनका नाम था महबूब उल हक। और दोस्तों भारत के एक अर्थशास्त्री थे जिनका नाम दोस्तों क्या है, प्रोफेसर अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन दोस्तों, इनके द्वारा दोस्तों क्या किया गया है, एक मानव विकास सूचकांक को प्रतिपादित किया गया है। तो यहाँ पर दोनों के नाम याद रखेंगे, महबूब उल हक और प्रोफेसर अमर्त्य सेन। प्रोफेसर अमर्त्य सेन को दोस्तों इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार भी मिला है। इन्हें दोस्तों अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला है। और प्रोफेसर अमर्त्य सेन की अगर बात की जाएगी तो ये भारतीय प्रोफेसर हैं, इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। इन्हें अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे, पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक और दोस्तों अमर्त्य सेन ये दोस्तों भारत के अर्थशास्त्री हैं। इनके द्वारा दोस्तों मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन किया गया 1990 में। ध्यान से देखेंगे, कब किया गया, 1990 में किया गया। अगला दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाता है मानव विकास सूचकांक के कितने आधार हैं, तो दोस्तों इनके सूचकों के कितने आधार हैं, एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों इनके सूचकों के 3 आधार हैं। कितने आधार हैं, 3 आधार हैं, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और तीनों के बारे में एक बार समझने का प्रयास करेंगे। तो तीनों में दोस्तों सबसे पहले आपका आता है जीवन प्रत्याशा सूचकांक। जीवन प्रत्याशा सूचकांक, यहाँ पर सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर दोस्तों अगला बात की जाएगा, दूसरा है आपका दोस्तों शिक्षा सूचकांक। कौन सा है, शिक्षा सूचकांक। और तीसरा आपका कौन सा है, आय स्तर सूचकांक। आय स्तर का सूचकांक है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। ये तीनों आपके आ गए, ऑप्शन सी इसमें है। यहाँ पे दोस्तों तीनों आपके हैं, एक आपका स्वास्थ्य सूचकांक हो गया, शिक्षा सूचकांक हो गया, और आपका आय स्तर सूचकांक। ये 3 दोस्तों बुनियादी आयाम है, या फिर 3 सूचकों के आधार पर इनका जो है रचना की गई है। और इनके अंतर्गत दोस्तों विभिन्न तरीके के सूचकांक आते हैं, जो कि विभिन्न संस्थाओं के द्वारा जारी किए जाते हैं। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। आशा करते हैं मानव विकास सूचकांक के बारे में आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। महबूब उल हक पाकिस्तान के अर्थशास्त्री और प्रोफेसर अमर्त्य सेन के द्वारा इसे प्रतिपादित 1990 में किया गया। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है, ध्यान से देखेंगे। एक देश की वस्तु एवं परिसंपत्तियों में भुगतान लेखा शेष विश्व के साथ कहलाता है। तो दोस्तों एक देश में वस्तु के परिसंपत्तियों के भुगतान लेखा शेष विश्व के साथ क्या कहलाता है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है भुगतान संतुलन। ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है, सभी दोस्त बताएंगे। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है, सभी दोस्त बताएंगे। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, या फिर वित्त मंत्रालय, आर्थिक विभाग, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है, एक बार सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना दोस्तों केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय आय की गणना, अब दोस्तों राष्ट्रीय आय की गणना की अगर बात की जाएगी तो आपको पता चल गया किसके द्वारा आय की गणना की जाती है। तो आय की गणना दोस्तों केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा की जाती है। आप लोग वित्त मंत्रालय या फिर आर्थिक विभाग बिल्कुल भी नहीं करके आएंगे। इन्हें दोस्तों क्या कहते हैं, CSO सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दोस्तों राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। राष्ट्रीय आय का दोस्तों गणना या फिर आकलन कितने विधि से किया जाता है, 3 विधि से किया जाता है, उत्पादन विधि, आय विधि और व्यय विधि। अगला दोस्तों, सबसे पहले भारत में राष्ट्रीय आय की गणना जो है कब की गई थी, एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। सबसे पहले भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कब की गई थी। तो भारत में राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की गणना दोस्तों सबसे पहले कब की गई थी, 1867 और 68 में। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1867-68 में दोस्तों दादा भाई नौरोजी के द्वारा यह प्रयास किया गया था। दादा भाई नौरोजी दोस्तों, दादा भाई नौरोजी ने 1867-68 में
भारत की पहली बार दोस्तों आय की गणना की थी? आय की गणना की थी, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, आय की गणना की थी और साथ ही साथ में दोस्तों प्रति व्यक्ति आय का अनुमान लगाया था। अगला दोस्तों अगर बात की जाएगी दादा भाई नौरोजी की, तो दादा भाई नौरोजी दोस्तों इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, बहुत बार आपके एग्ज़ाम में पूछी जा चुकी है, तो जिसका नाम आपको याद रखना है पॉवर्टी ऑफ अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। क्या नाम है दोस्तों? पॉवर्टी ऑफ अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी ऑफ अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये पुस्तक याद रखेंगे, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अन ब्रिटिश ऑफ इंडिया, तो दोस्तों ये पुस्तक किसकी है? तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे दादा भाई नौरोजी, जिन्हें भारत का वयोवृद्ध पितामह के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले आय की गणना 1867 और 68 में दोस्तों दादा भाई नौरोजी के द्वारा यह प्रयास किया गया था। अगला दोस्तों प्रश्न क्या है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। एक बार सभी दोस्त लाइक और शेयर जरूर करेंगे। राष्ट्रीय आय के आकलन की विधि है, तो हमने आपको अभी बताया था राष्ट्रीय आय के आकलन की कितनी विधियां हैं? 3 विधियां हैं, उत्पादन विधि, आय विधि और व्यय विधि, ये सभी। तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे राष्ट्रीय आय के आकलन की कितनी विधियां हैं? 3 विधियां हैं, उत्पादन विधि, आय विधि और व्यय विधि, ये सभी। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। विदेशों में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को शामिल किया जाता है राष्ट्रीय आय में, जीडीपी में, शुद्ध घरेलू उत्पाद में या फिर सरकार की आय में? तो विदेशों में उत्पादित वस्तुएं एवं सेवाओं के मूल्य को किसमें शामिल किया जाता है? तो दोस्तों इसे राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या, ध्यान से देखेंगे। राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसे कहा जाता है? राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसे कहा जाता है? कुजनेट्स को, दादा भाई नौरोजी को, डॉक्टर राव को या फिर हेस्टिंग्स को? सही आंसर क्या होगा एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे जितने सारे दोस्त जुड़े हुए। एक बार सभी दोस्त लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। दोस्तों आपका प्रश्न है राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसे कहा गया? तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है कुजनेट्स को कहा गया। किसे कहा गया? कुजनेट्स को कहा गया, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। दोस्तों अगला प्रश्न क्या है? हिंदू समृद्धि दर, ध्यान से देखेंगे, हिंदू समृद्धि दर का संबंध किस समृद्धि दर से है? तो दोस्तों हिंदू समृद्धि दर का संबंध किस समृद्धि दर से? सकल राष्ट्रीय उत्पाद से संबंधित है। किससे संबंधित है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद से संबंधित है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है? ध्यान से देखेंगे। किसी राष्ट्र की आर्थिक सामाजिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग क्या कहलाता है? तो दोस्तों किसी राष्ट्र की आर्थिक सामाजिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए संसाधनों की अनुकूलतम उपयोग क्या कहलाता है? तो संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग दोस्तों आर्थिक नियोजन कहलाता है। क्या कहलाता है? आर्थिक नियोजन। अगर दोस्तों आर्थिक सामाजिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग किया जाएगा तो वह आर्थिक नियोजन कहलाएगा, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न क्या, ध्यान से देखेंगे। भारत में आर्थिक नियोजन संबंधी अवधारणा सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत की थी? तो दोस्तों आर्थिक नियोजन संबंधी अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? एम विश्वेश्वरैया के द्वारा, मोतीलाल नेहरू के द्वारा, दादा भाई नौरोजी या फिर राजेंद्र प्रसाद? तो दोस्तों भारत में अगर आपसे कहा जाता है आर्थिक नियोजन संबंधी अवधारणा सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? एम विश्वेश्वरैया के द्वारा प्रस्तुत की गई थी, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? एम विश्वेश्वरैया के द्वारा प्रस्तुत की गई, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान से देखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, सर्वोदय योजना किसने प्रस्तुत की? तो दोस्तों सर्वोदय योजना की अगर बात की जाएगी तो एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे सर्वोदय योजना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई। इसका सही आंसर क्या होगा? सर्वोदय योजना दोस्तों जयप्रकाश नारायण के द्वारा प्रस्तुत की गई। ऑप्शन ए एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे।
अगला प्रश्न है गांधीवाद अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है। तो दोस्तों गांधीवाद अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो गांधीवाद अर्थव्यवस्था की अगर बात की जाएगी तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, गांधीवाद अर्थव्यवस्था न्यास पर आधारित है। ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। योजना आयोग का गठन कब हुआ था, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। जितने सारे दोस्त जुड़े हुए एक बार लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। योजना आयोग का गठन कब हुआ था, एक बार सभी दोस्त बताएंगे। जितने सारे दोस्त जुड़े हुए एक बार सभी लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो योजना आयोग का गठन कब हुआ था। तो दोस्तों योजना आयोग की अगर बात की जाएगी तो 15 मार्च, दोस्तों 15 मार्च को योजना आयोग का गठन हुआ था, 15 मार्च 1950। दोस्तों 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन हुआ था, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। 15 मार्च 1950 को स्वतंत्रता के पश्चात योजना आयोग का निर्माण किया गया। और दोस्तों इसका पदेन अध्यक्ष कौन होता है, इसके योजना आयोग की अध्यक्ष की बात की जाएगी तो इसका अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला दोस्तों भारत में योजना आयोग के द्वारा दोस्तों पंचवर्षीय योजना का निर्माण किसका निर्माण किया गया, तो पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण किया गया, पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण किया गया, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। इसमें दोस्तों पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण किया गया। और दोस्तों योजना आयोग आपकी कब तक चली है, तो दोस्तों योजना आयोग दोस्तों 2015 तक चली है। और तब तक कितनी पंचवर्षीय योजना रही हैं, तो दोस्तों अब तक भारत में 12 पंचवर्षीय योजना रही। कितनी पंचवर्षीय योजना रही हैं, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे 12 पंचवर्षीय योजना भारत में रही हैं, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, आपके सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अब तक भारत में कितनी पंचवर्षीय योजना रही है, तो दोस्तों 12 पंचवर्षीय योजना रही है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। कौन सी योजना दोस्तों महालनोबिस, ध्यान से देखेंगे, कौन सी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस पर आधारित है। प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, छठी पंचवर्षीय योजना या फिर 7वीं पंचवर्षीय योजना। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर क्या होगा, एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों कौन सी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस पर आधारित है, इसका एकदम करेक्ट आंसर है दोस्तों द्वितीय पंचवर्षीय योजना महालनोबिस पर आधारित है। किस पर आधारित है, महालनोबिस, महालनोबिस पर आधारित है। ये आपका कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका, महालनोबिस पर आधारित। अगर आपसे पूछा जाता है प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित है, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना दोस्तों हेराल्ड डोमर के मॉडल पर आधारित है। किसके मॉडल पर आधारित है, हेराल्ड डोमर, हेराल्ड डोमर के मॉडल पर आधारित है प्रथम पंचवर्षीय योजना। तो दोस्तों पंचवर्षीय योजना के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे, कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है और साथ ही साथ में किस पंचवर्षीय योजना में क्या खास हुआ थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे और कब से कब तक चली ये भी हम आपको बताने वाले। तो एक बार सभी दोस्त लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। फटाफट से सभी दोस्त आज के सेशन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने उन सभी दोस्तों तक शेयर करिए जिनका कोई ना कोई एग्ज़ाम है। तो सभी दोस्त देखने वाले हैं, एक बार सभी साथी लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं पंचवर्षीय योजना। तो योजना में दोस्तों सबसे पहले इधर हम लोग योजना के बारे में देखेंगे और दोस्तों इसको आप लोग बाद में चाहना तो स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले सकते हैं और इनका दोस्तों इनका महत्वपूर्ण बिंदु क्या था उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों योजना अगर सबसे पहले बात की जाएगी पहली पंचवर्षीय योजना की, तो पहली पंचवर्षीय योजना जैसा कि आपको पता है 1950 से इसको स्टार्ट किया गया था। तो इसका स्टार्टिंग 1951 से 56 तक माना जाता है। इसमें दोस्तों क्या हुआ था, कृषि के विकास पर बल दिया गया था। किसके विकास पर बल दिया गया था, कृषि विकास पर बल दिया गया था, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाता है दूसरी पंचवर्षीय योजना तो आप लोग देखते रहेंगे और समझेंगे। पहली पंचवर्षीय योजना हमने आपको बताया था हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से दोस्तों 1956 से 61 तक चली दोस्तों। ये दोस्तों भारी उद्योग के विकास से संबंधित है। किससे संबंधित है, भारी उद्योग के विकास से संबंधित है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगर आपसे और दूसरी पंचवर्षीय योजना दोस्तों महालनोबिस
महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। तीसरी पंचवर्षीय योजना की अगर आपसे बात की जाती है तो ये दोस्तों 1961 से 1966 तक दोस्तों चली। इसके अंतर्गत दोस्तों आत्मनिर्भर व स्फूर्ति अर्थव्यवस्था के मूल रूप से इसे बिंदु माना गया। किसे दोस्तों? आत्मनिर्भर दोस्तों, आत्मनिर्भर और साथ ही साथ में दोस्तों आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था को बिंदु माना गया। अगला दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है चौथी पंचवर्षीय योजना, तो इस तरीके से 5-5 साल ऐड करके आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं 1951 से। तो चौथी पंचवर्षीय योजना की अगर बात की जाएगी तो ये दोस्तों आपकी 1900 बीच में दोस्तों तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद में 3 साल तक दोस्तों इसमें ब्रेक रहा। उसके बाद में आपकी दोस्तों चौथी पंचवर्षीय योजना कब से स्टार्ट होती है? 1969 से। यहाँ पर आपको याद करने की ज़रूरत है 3 साल दोस्तों 66 के बाद 67-68 दोस्तों ब्रेक रहा। उसके बाद दोस्तों 69 से दोस्तों आपकी 74 तक दोस्तों कौन सी रही? चौथी पंचवर्षीय योजना। और चौथी पंचवर्षीय योजना दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य दोस्तों क्या था? स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता। यहाँ पर ध्यान रखेंगे स्थिरता के साथ में आत्मनिर्भरता इसका मुख्य उद्देश्य रहा। अगर आपसे पूछा जाता है पांचवी पंचवर्षीय योजना, तो पांचवी पंचवर्षीय योजना दोस्तों सभी दोस्त ध्यान रखेंगे 1974 से, ध्यान से देखेंगे 1974 से दोस्तों 1989 तक दोस्तों। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था निर्धनता का उन्मूलन। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे निर्धनता का उन्मूलन, निर्धनता का उन्मूलन। तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं। पहली पंचवर्षीय योजना कृषि विकास पर इसमें बल दिया गया, 1951 से 56 तक चली। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 तक भारी उद्योग दोस्तों, भारी उद्योग के विकास पर इसमें बल दिया गया। तीसरी पंचवर्षीय योजना दोस्तों 1961 से 1966 तक आत्मनिर्भर दोस्तों, आत्मनिर्भर व स्फूर्ति अर्थव्यवस्था को बिंदु मानकर दोस्तों इसमें कार्य किया गया। अगर आपसे पूछा जाता है इसमें दोस्तों 2 साल 66 के बाद दोस्तों 66, 67 और 68 3 साल का दोस्तों ब्रेक रहा। उसके बाद में दोस्तों आपकी चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से दोस्तों 74 तक रही। इसमें दोस्तों स्थिरता के साथ में आत्मनिर्भरता पर कार्य किया गया। अगला दोस्तों आपकी है पांचवी पंचवर्षीय योजना। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था निर्धनता का उन्मूलन दोस्तों, और ये आपका 1974 से 1979 तक चला। उसके बाद दोस्तों अगर ध्यान से देखेंगे यहाँ पर आपके पांचवी के बाद आपकी है छठी। तो अगर आपसे पूछा जाता है छठी पंचवर्षीय योजना, तो यहाँ पर दोस्तों 1979 से आपकी स्टार्ट होती है 1980 से दोस्तों, 1980 से 85 तक ये चली। और छठी पंचवर्षीय योजना का बिंदु क्या था? तो छठी पंचवर्षीय का बिंदु था दोस्तों, मुख्य बिंदु था गरीबी का निवारण। तो गरीबी का निवारण दोस्तों इसका मुख्य बिंदु था। अगर आपसे पूछा जाता है सातवीं पंचवर्षीय योजना, तो सातवीं पंचवर्षीय योजना आपकी कब से कब तक चली? तो 1985 से, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे 1985 से 1990 तक चली। और इसमें दोस्तों कृषि के विकास पर विशेष जोर दिया गया, कृषि के विकास के लिए प्रेरित किया गया, कृषि के विकास के लिए प्रेरित किया गया सातवीं पंचवर्षीय योजना में, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगर आपसे दोस्तों पूछा जाता है आठवीं पंचवर्षीय योजना, तो यहाँ पर फिर से थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। 1990 तक ये चला था, लेकिन 1990 के बाद 91 में दोस्तों कोई कुछ नहीं हुआ था, 92 में सीधे स्टार्ट हुआ। और 1992 से 1997 तक आपकी आठवीं पंचवर्षीय योजना चली, जिसके अंतर्गत दोस्तों 15 से 35 वर्ष तक के जो आयु तक के लोग थे उनको दोस्तों उनके निरक्षरता का उन्मूलन किया गया। 15 से 35 वर्ष तक के आयु के लोगों का दोस्तों निरक्षरता के उन्मूलन के लिए दोस्तों इस पर विशेष जोर दिया गया, निरक्षरता के उन्मूलन के लिए दोस्तों विशेष जोर दिया गया। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, यहाँ पर आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगला आपकी दोस्तों कौन सी पंचवर्षीय योजना है? नवीं पंचवर्षीय योजना। तो नवीं पंचवर्षीय योजना आपकी कब से कब तक चली? तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे 1997 से दोस्तों 2002 तक, 1997 से 2002 तक नवीं पंचवर्षीय योजना। इसमें दोस्तों सामाजिक न्याय और समानता पर, आर्थिक विकास पर ध्यान दिया गया। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे सामाजिक न्याय पर विशेष जोर दिया गया। अगला दोस्तों आपकी 10वीं पंचवर्षीय योजना की अगर बात की जाएगी,
10वीं पंचवर्षीय योजना, तो ये आपकी दोस्तों 2002 से 2007 तक चली। इसके अंतर्गत दोस्तों क्या हुआ था, इसके अंतर दोस्तों समावेशी विकास पर बल दिया गया, तीव्रतर और समावेशी विकास पर, तीव्रतर और दोस्तों समावेशी विकास पर दोस्तों बल दिया गया था। अगला अगर बात की जाएगी 11वीं पंचवर्षीय योजना, तो 11वीं पंचवर्षीय योजना की अगर बात की जाएगी तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे 2007 से 2012 तक, 2007 से 2012 तक ये चला। और इसमें दोस्तों 11वीं पंचवर्षीय योजना, तो इसमें दोस्तों 9वीं पंचवर्षीय योजना में सामाजिक न्याय और दोस्तों 10वीं पंचवर्षीय योजना में भी दोस्तों तीव्रतर समावेशी के साथ साथ में दोस्तों सामाजिक न्याय इसमें भी शामिल था। और 11वीं पंचवर्षीय योजना इसमें दोस्तों मुख्य रूप से तीव्रतर समावेशी विकास का वर्णन किया गया, तीव्रतर समावेशी विकास का दोस्तों क्या हुआ, वर्णन हुआ। अगला दोस्तों 12वीं पंचवर्षीय योजना की अगर बात की जाएगी तो यहाँ पर इसे भी समझ लेंगे। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना दोस्तों 2012 से 2017 तक चली, लेकिन दोस्तों यहाँ पर 2015 तक ही चली, क्योंकि नीति आयोग दोस्तों आपका जो है 1 जनवरी 2015 से स्टार्ट हो गई थी, तो ये आपका 2012 से दोस्तों 2015 तक ही चली, क्योंकि 2017 तक इसका 5 साल का रहता है एक पंचवर्षीय योजना। इसमें दोस्तों तीव्रतर एवं सतत विकास पर बल दिया गया। तो यहाँ हमने आपको सभी पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में बताया, इसे आप लोग एक बार और देख सकते हैं जिससे आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। दोस्तों इसमें 100 प्रश्न जरूर हैं, लेकिन आपका कोई भी पॉइंट आपका नहीं मिस होने वाला है, तो इसलिए आपके लिए यह सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी दोस्त लास्ट तक बने रहेंगे, ऐसी हम आशा करते हैं। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर आप लोग फटाफट से बताएंगे भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का अवकाश की अवधि क्या रही है। तो दोस्तों भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के अवकाश की अवधि क्या रही है, एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं सभी लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो दोस्तों इसके अवकाश की अवधि क्या रही है, एक बार सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। जितने सारे दोस्त जुड़े हैं तो 66 से 69 तक हमने आपको बताया था, तो 66 से 69 तक आपकी अवकाश की अवधि रही। और 69 से दोस्तों कौन सी पंचवर्षीय योजना चली थी, 69 से चौथी पंचवर्षीय योजना चली थी, जिसमें दोस्तों किस पर विशेष जोर दिया गया था, एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। अभी मैंने आपको बताया। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। दोस्तों गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना का है, तो इसलिए मैंने आपको बताया क्योंकि आगे सारे ऑब्जेक्टिव आप लोग फटाफट करेंगे। तो गरीबी उन्मूलन, दोस्तों गरीबी उन्मूलन किस पंचवर्षीय योजना का नारा है, तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है पंचम पंचवर्षीय योजना। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। दोस्तों योजना आयोग की अंतिम पंचवर्षीय योजना है, तो दोस्तों योजना आयोग की अंतिम पंचवर्षीय योजना 12वीं योजना है। हमने आपको बताया था योजना आयोग की कितनी पंचवर्षीय योजना है, तो 12 दोस्तों पंचवर्षीय योजना थी, तो अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी होगी, 12वीं पंचवर्षीय योजना। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, योजना आयोग के द्वारा तैयार की गई योजना को अंतिम रूप से अनुमोदन देने का कार्य किसका था, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है राष्ट्रीय विकास परिषद। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न है नीति आयोग का क्या तात्पर्य है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों नीति NITI, तो नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो इसका सही आंसर क्या होगा, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है नीति आयोग का क्या तात्पर्य है, तो सभी दोस्त इसका सही आंसर कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। जितने सारे दोस्त जुड़े हुए तो दोस्तों नीति आयोग का तात्पर्य क्या है, तो दोस्तों नीति आयोग का तात्पर्य है राष्ट्रीय भारत परिवर्तन सिद्धांत। दोस्तों क्या इसका होगा, तो एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। जितने सारे दोस्त जुड़े हुए एक बार सभी दोस्त लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों सिद्धांत नहीं होगा, यहाँ पर आपका होगा संस्थान, क्योंकि यहाँ पर आई का मतलब होता है इंस्टीट्यूशन, तो संस्थान हो जाएगा राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। दोस्तों संस्थान होगा, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। नीति आयोग दोस्तों कब से स्टार्ट होती है, तो दोस्तों 1 जनवरी 2015, 1 जनवरी 2015 से स्टार्ट होती है। इसके दोस्तों नीति आयोग की अगर बात की जाएगी
तो नीति आयोग के दोस्तों अध्यक्ष कौन थे पहले? तो नीति आयोग के अध्यक्ष अगर आपसे पूछा जाता है तो नीति आयोग के अध्यक्ष पहले प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री ही होते हैं। तो नरेंद्र मोदी दोस्तों 2015 में प्रधानमंत्री थे और वर्तमान समय में भी दोस्तों नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी जी। लेकिन दोस्तों आपसे पूछा जाता है दोस्तों नीति आयोग के वर्तमान समय में दोस्तों अरविंद पनगड़िया कौन थे? एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। नीति आयोग के एक बार सभी दोस्त बताएंगे अरविंद पनगड़िया कौन थे? एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं आज के इस सेशन से। तो अरविंद पनगड़िया की अगर बात की जाएगी तो अरविंद पनगड़िया दोस्तों नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे। अरविंद पनगड़िया नाम याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि कई बार आपसे पूछा गया। तो नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? एक बार बताएंगे। तो नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? पहले उपाध्यक्ष तो दोस्तों नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया। दोस्तों वर्तमान समय की अगर बात की जाएगी तो सुमन के बैरी कौन है? तो दोस्तों सुमन के बैरी नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। अगर आपसे दोस्तों पूछा जाता है नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो दोस्तों वर्तमान समय में सीईओ हैं परमेश्वरन अय्यर। परमेश्वरन अय्यर नाम याद रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। भारत में गरीबी को किस आधार पर परिभाषित किया गया है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे दोस्तों। भारत में गरीबी को किस आधार पर परिभाषित किया गया है? सभी दोस्त बताएंगे। तो दोस्तों भारत में गरीबी को किस आधार पर परिभाषित किया गया है? तो दोस्तों भारत में गरीबी को कैलोरी प्राप्ति से के आधार पर जो है इसे परिभाषित किया गया है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न है स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 1962 में योजना आयोग के किस संगठन की सहायता से गरीबी का आकलन किया गया? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो योजना आयोग के किस संगठन की सहायता से दोस्तों गरीबी का आकलन किया गया है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं। एक बार सभी दोस्त इसका सही आंसर जो है कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों स्वतंत्रता की प्राप्ति के पश्चात 1962 में अगर आपसे पूछा जाता है किस संगठन के द्वारा गरीबी का आकलन किया गया, तो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के द्वारा किया गया दोस्तों, और योजना आयोग के साथ में मिलकर इसको किया गया। यह दोस्तों जो है गरीबी निर्धारण करने हेतु एक मुख्य संस्था है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। एक बार सभी दोस्त लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय के आधार पर गरीबी आकलन करने की सिफारिश किस समिति ने की थी? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों किस समिति के द्वारा प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय के आधार पर गरीबी आकलन करने की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है दोस्तों तेंदुलकर समिति। कौन सी समिति थी दोस्तों? तेंदुलकर समिति। अगला दोस्तों प्रश्न क्या है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, श्रमिकों के द्वारा किया गया वैसा कार्य जिसकी सीमांत उत्पादकता शून्य अथवा नगण्य होती है कौन सी बेरोजगारी के श्रेणी में आता है? तो दोस्तों श्रमिकों के द्वारा कार्य किए जो कि जिसकी सीमांत उत्पादकता शून्य या फिर नगण्य हो, तो ऐसी बेरोजगारी किस श्रेणी में आती है? तो दोस्तों ऐसी बेरोजगारी प्रच्छन्न बेरोजगारी के अंतर्गत आती है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम दोस्तों बताएंगे कमेंट सेक्शन में। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की अगर बात की जाएगी तो वर्ष 2013 में दोस्तों राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम आया था। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, वर्ष 2013 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम आया था। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। आपका एकदम करेक्ट आंसर ऑप्शन ए एकदम करेक्ट आंसर है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, क्रय शक्ति समता पीपीपी क्या है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। क्रय शक्ति समता क्या है? तो दोस्तों क्रय शक्ति समता क्या है बताएंगे। तो दोस्तों क्रय शक्ति समता दो अलग अलग देशों की मुद्राओं की क्रय शक्ति में अंतर मापने की विधि है। तो दो अलग अलग देशों में मुद्राओं की क्रय शक्ति में अंतर मापने की विधि क्या कहलाती है? क्रय शक्ति समता। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। सरकारी या विद्यायी आज्ञा पर चलने वाली मुद्रा को क्या कहते हैं? यहाँ पर दोस्तों आज्ञा है। क्या है? आज्ञा।
तो दोस्तों आपका प्रश्न क्या है, सरकारी या फिर विद्यायी आज्ञा पर चलने वाली मुद्रा को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों सरकारी या फिर दोस्तों विद्यायी आज्ञा पर चलने वाली मुद्रा को क्या कहा जाता है? वैधानिक मुद्रा कहा जाता है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। भारत में मुद्रा की दशमलव प्रणाली कब अपनाई गई? तो दोस्तों भारत में मुद्रा में दशमलव प्रणाली की अगर बात की जाएगी, मुद्रा की दशमलव प्रणाली वर्ष 1957 से अपनाई गई। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। 1 रुपए के नोट का निर्गमन करता है, तो 1 रुपए के नोट का निर्गमन कौन करता है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं। 1 रुपए के नोट का निर्गमन कौन करता है? सभी दोस्त बताएंगे जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं। भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय वित्त निगम, वित्त मंत्रालय या फिर राज्य सरकार। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है 1 रुपए के नोट का निर्गमन वित्त मंत्रालय करता है। और 1 रुपए के नोट पे हस्ताक्षर कौन करता है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों 1 रुपए के नोट पर हस्ताक्षर वित्त सचिव करता है। दोस्तों सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सभी दोस्त आज के सेशन में लास्ट तक बने रहेंगे और बहुत अच्छे तरीके से हर एक सेशन को समझने का प्रयास करेंगे, हर एक पॉइंट को समझेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर आपको पता चल गया दोस्तों 1 रुपए के नोट का निर्गमन कौन करता है? वित्त मंत्रालय। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे दोस्तों। 1 रुपए के नोट पर किस अधिकारी के हस्ताक्षर होते हैं? तो हमने आपको अभी बताया 1 रुपए के नोट पर किस अधिकारी के हस्ताक्षर होते हैं? वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला दोस्तों सिक्कों का मुद्रण कौन करता है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं। सिक्कों का मुद्रण कौन करता है? एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं। तो सिक्कों का मुद्रण किसके द्वारा किया जाता है? तो सिक्कों का मुद्रण दोस्तों भारत सरकार के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है सिक्कों का मुद्रण? तो दोस्तों सिक्कों का मुद्रण जो है भारत सरकार के द्वारा किया जाता है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से 100% तरलता किसमें होती है? तो 100% तरलता किसमें होती है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे जितने सारे दोस्त जुड़े हुए। 100% तरलता किसमें होती है? तो दोस्तों नोट की या फिर प्रतिभूत की, ऑप्शन सी है चेक की या फिर ऑप्शन डी है हुंडी की। सही आंसर क्या होगा एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है निम्नलिखित में से 100% तरलता किसकी होती है? तो दोस्तों 100% तरलता प्रतिभूति की होती है। ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, प्रतिभूति। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है भारत में पूर्ण स्वामित्व वाला प्रथम बैंक कौन सा है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो यहाँ पर दोस्तों जो ऑप्शन दिए हैं इनमें से आपका कोई भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर पूछा जाता है पूर्ण स्वामित्व वाला बैंक कौन सा है। कमेंट सेक्शन में छाप देंगे भारत में पूर्ण स्वामित्व वाला बैंक कौन सा है। एक बार सभी दोस्त बताएंगे जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं। एक बार लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे, क्योंकि आज का सेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। जितने सारे दोस्त आज के सेशन से जुड़ चुके हैं एक बार लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो दोस्तों भारत में पूर्ण स्वामित्व वाला प्रथम बैंक कौन सा है? तो भारत में दोस्तों पूर्ण स्वामित्व वाले प्रथम बैंक की अगर बात की जाएगी तो भारत में पूर्ण स्वामित्व वाला प्रथम बैंक जिसका नाम दोस्तों क्या है? पीएनबी दोस्तों, पंजाब नेशनल बैंक। तो भारत में पूर्ण स्वामित्व वाला अगर प्रथम बैंक पूछा जाता है आपका तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है दोस्तों पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, पंजाब नेशनल बैंक। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे और सही आंसर जो है कमेंट सेक्शन में बताएंगे। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो रिजर्व बैंक के बारे में जितने सारे क्वेश्चन बनते हैं कोई भी आपका इस सेशन से इस प्रश्न में ही हम आपको सारा का सारा क्लियर करवा देंगे। तो भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो भारतीय रिजर्व बैंक के राष्ट्रीयकरण की अगर बात की जाएगी तो भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण दोस्तों 1 जनवरी 1949 को हुआ था। अगला दोस्तों 1 अप्रैल 1935 को क्या हुआ था? रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। किस कमीशन के सिफारिश पर? तो दोस्तों यंग हिल्टन कमीशन के सिफारिश पर। यंग हिल्टन कमीशन के सिफारिश पर इसकी दोस्तों क्या हुई थी? यंग हिल्टन कमीशन के सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई थी। कब की गई थी और किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? तो दोस्तों एक्ट 1934 1934 दोस्तों यहाँ पर ध्यान से देखेंगे 1934 के अधिनियम से
इसकी स्थापना की गई थी, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और आरबीआई का वर्तमान समय में मुख्यालय कहाँ है, तो हेड क्वार्टर कहाँ पर है, तो दोस्तों इसका हेड क्वार्टर मुंबई में है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाता है पहले गवर्नर कौन है, तो दोस्तों आरबीआई के पहले गवर्नर कौन है, तो पहले गवर्नर अगर पूछा जाएगा तो पहले गवर्नर दोस्तों इसके सर ओसबॉर्न स्मिथ हैं। कौन है, सर ओसबॉर्न स्मिथ। सर ओसबॉर्न स्मिथ दोस्तों आरबीआई के पहले गवर्नर है। अगर आपसे पूछा जाता है पहले भारतीय गवर्नर कौन है, पहले भारतीय गवर्नर कौन है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन है, तो दोस्तों आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर जिनका नाम है दोस्तों सीडी देशमुख, सर सीडी देशमुख आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर है। तो यहाँ तक दोस्तों हमने क्या क्या देखा है कि आरबीआई के बारे में। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को यंग हिल्टन कमीशन के सिफारिश पर 1934 के अधिनियम से हुआ। अगला दोस्तों इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, इसका मुख्यालय वर्तमान समय में दोस्तों मुंबई में है। अगला दोस्तों इसके पहले गवर्नर की बात की जाएगी तो सर ओसबॉर्न स्मिथ इसके पहले गवर्नर हैं। और साथ ही साथ में स्वतंत्रता के बाद पहले भारतीय गवर्नर कौन बने, सर सीडी देशमुख, सर सीडी देशमुख। अगला दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक की अगर बात की जाएगी तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे वर्तमान समय में गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे शक्तिकांत दास आरबीआई के गवर्नर है। आरबीआई का कार्य क्या है दोस्तों, आरबीआई का कार्य क्या है ये भी हम आपको साथ ही साथ में बता दे रहे हैं। तो दोस्तों आरबीआई के कार्य की अगर बात की जाएगी तो आरबीआई का कार्य है मौद्रिक नीति का संचालन करना। मौद्रिक नीति का क्या करना दोस्तों, मौद्रिक नीति का संचालन करना किसका काम है दोस्तों, मौद्रिक नीति का संचालन करना आरबीआई का काम है। साथ ही साथ दोस्तों साख का नियंत्रण करना और मुद्रा निर्गमन करना। साख का नियंत्रण, यहां पर ध्यान से देखेंगे, साख का नियंत्रण और दोस्तों मुद्रा निर्गमन, मुद्रा दोस्तों निर्गमन, ये दोस्तों किसका काम है, ये दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। फटाफट से आप सभी लोग छाप देंगे इसका सही आंसर क्या हो, जिसका आंसर हम आपको बता चुके हैं। एकदम दोस्तों गोली की तरह इसका आंसर बताना। स्वतंत्र भारत के प्रथम आरबीआई के गवर्नर कौन है, तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है सर सीडी देशमुख। सर सीडी देशमुख दोस्तों प्रथम गवर्नर है। सर ओसबॉर्न स्मिथ दोस्तों पहले गवर्नर है। अगर आपसे पूछा जाता पहले आरबीआई के गवर्नर कौन है, तो पहले गवर्नर सर ओसबॉर्न स्मिथ है। और पहले स्वतंत्र भारत के भारतीय गवर्नर कौन है पहले, तो आपको ध्यान रखना है सर सीडी देशमुख, सर सीडी देशमुख। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, देश के 14 बड़े व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण, ध्यान से देखेंगे, देश के 14 बड़े राष्ट्रीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था दोस्तों, एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों देश के 14 बड़े व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण एक साथ किया गया था, कब किया गया था, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइमिंग है और किसके द्वारा किया गया था इसे भी याद रखेंगे। 19 जुलाई 1969 को दोस्तों 14 बड़े व्यावसायिक बैंकों का एक साथ में ही दोस्तों राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। यहां पर सभी दोस्त ध्यान रखेंगे 19 जुलाई 1969। और उस समय दोस्तों किसकी सरकार थी, उस समय दोस्तों इंदिरा गांधी के द्वारा यह कार्य किया गया था। यह दोस्तों वाकई में बहुत ही प्रशंसनीय कार्य था, इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया। इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, निम्नलिखित में से आरबीआई का कार्य कौन सा नहीं है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे सभी दोस्तों। नोटों का निर्गमन करना, राष्ट्रकोषीय नीति का संचालन करना, मुद्रा व ऋण प्रणाली का संचालन करना, या फिर दोस्तों मौद्रिक नीति का संचालन करना। सही आंसर क्या होगा एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों आरबीआई के कार्य कौन कौन से हैं ये जान लेते हैं। नोटों का निर्गमन करना है, मुद्रा ऋण प्रणाली का संचालन करना ये भी कार्य है, लेकिन दोस्तों राजकोषीय नीति का संचालन करना ये आरबीआई का कार्य नहीं है, तो यही आपका एकदम करेक्ट आंसर है। और मौद्रिक नीति का संचालन करना भी दोस्तों आरबीआई का काम है, तो ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर है, ये आरबीआई का कार्य नहीं है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। अल्पकाल के लिए जब रिजर्व बैंक द्वारा वाणिज्य बैंकों से उधार लिया जाता है तो वह दर क्या कहलाती है। तो दोस्तों जब अल्पकाल के लिए रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों से उधार लेता है तो वह दर क्या कहलाती है। जब दोस्तों आरबीआई उधार लेता है, ठीक है,
तो जब आरबीआई वाणिज्य बैंकों से उधार लेता है उसे दोस्तों क्या कहते हैं, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं एक बार सभी को लाइक और शेयर जरूर करना है। तो सही आंसर क्या होगा एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों जब आरबीआई वाणिज्य बैंकों से ऋण लेता है या फिर उधार लेता है तो एक दर उसे एक ब्याज के रूप में उसे कुछ पैसे वापस करता है, तो वह रेट क्या कहलाती है। तो वह रेट दोस्तों रिवर्स रेपो रेट कहलाती है। क्या कहलाती है, रिवर्स रेपो रेट कहलाती है। इसमें दोस्तों आरबीआई के द्वारा वाणिज्यिक बैंक के द्वारा जो है धनराशि जो है उधार लिया जाता है और वह दर क्या कहलाती है, रिवर्स रेपो रेट। तो दोस्तों जब आरबीआई लेता है वाणिज्य बैंक से, यहाँ पर थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर दोस्तों रेपो रेट की अगर बात की जाएगी तो रेपो रेट के में कौन लेता है दोस्तों, कमर्शियल बैंक। देखो सीबी का मतलब होता है कमर्शियल बैंक लेता है। किससे लेता है उधार, तो दोस्तों कमर्शियल बैंक जब आरबीआई से लेता है उधार और आरबीआई जो उस पर रेट लगाता है वो उसे कहते हैं रेपो रेट। ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। जब दोस्तों कमर्शियल बैंक या फिर दोस्तों वाणिज्यिक बैंक जब दोस्तों आरबीआई से पैसा लेता है उधार और उस पर जो दर लगता है उसे कहते हैं रेपो रेट। जब दोस्तों आरबीआई उधार लेता है, जब आरबीआई लेता है किससे, आरबीआई लेता है आपका कमर्शियल बैंक से। तो जब आरबीआई कमर्शियल बैंक से लेता है और उसके रूप में कमर्शियल बैंक को जो दर के रूप में वापस करता है तो उसे दोस्तों क्या कहते हैं, रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। तो इस तरीके से आशा करते हैं आपको बहुत अच्छे तरीके से रेपो रेट व रिवर्स रेपो रेट समझ में आ गया होगा। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, जिस दर पर रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों को उधार देता है, तो यहाँ पर दोस्तों आपको पता चल गया, हमने आपको क्या बताया, रिजर्व बैंक जब उधार देगा, जब वाणिज्य बैंक लेगा तो होगा रेपो रेट, जब रिजर्व बैंक लेगा तब क्या होगा, रिवर्स रेट। तो रेपो रेट में कौन लेता है दोस्तों, दो लोगों के बीच में है, एक जो है पैसा देता है और एक लेता है। यहां पर दोस्तों एक है आपका आरबीआई और एक आपका क्या है, एक आपका है कमर्शियल बैंक। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर अगर बात की जाएगी रेपो रेट की बात की जाएगी तो रेपो रेट में कौन लेता है, तो जहाँ पर जो लेता है तो इसमें लेता कौन है, रेपो रेट में दोस्तों कौन लेता है, तो रेपो रेट में दोस्तों कमर्शियल बैंक लेता है। कौन लेता है, कमर्शियल बैंक लेता है। अगला दोस्तों अगर बात की जाएगी रिवर्स रेपो रेट में कौन लेता है, तो रिवर्स रेपो रेट में अगर बात की जाएगी तो आरबीआई लेता है। कौन लेता है, आरबीआई लेता है और यहाँ पर धनराशि देता कौन है, कमर्शियल बैंक देता है। तो इस तरीके से आप अच्छे तरीके से समझ में गए होंगे। एक बार कमेंट सेक्शन में बताएंगे सेशन वाकई में अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। कोई भी अगर आपका डाउट या फिर क्वेश्चन है तो एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर कहेंगे। किस बैंक के राष्ट्रीयकरण के पश्चात उसे भारतीय स्टेट बैंक का दर्जा प्राप्त हुआ, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। किस बैंक के राष्ट्रीयकरण के पश्चात उसे दोस्तों भारतीय स्टेट बैंक का दर्जा मिला, तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया दोस्तों जब इसका राष्ट्रीयकरण हुआ, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया दोस्तों 3 बैंकों को मिलकर बनाया गया। यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर दोस्तों इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 3 बैंकों को मिलकर इसका निर्माण किया गया था। एक तो आपकी बैंक थी जिसका नाम था बैंक ऑफ बंगाल। कौन थी, बैंक ऑफ बंगाल। अगला दूसरी बैंक का क्या नाम था, तीनों बैंक का नाम ध्यान से देखेंगे। बैंक ऑफ बंगाल हो गया आपका। दूसरी बैंक कौन थी दोस्तों, दूसरी बैंक का नाम था बैंक ऑफ बम्बई और बैंक ऑफ मद्रास। तो बैंक ऑफ बम्बई और बैंक ऑफ मद्रास, ये 3 बैंक थी, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बम्बई और बैंक ऑफ मद्रास। 3 बैंकों को मिलकर एक बैंक का निर्माण किया गया था 1921 में। कब किया गया था, 1921 में दोस्तों किया गया था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का निर्माण। तीनों बैंकों का नाम याद रखना, बंगाल, बम्बई, मद्रास। बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बम्बई और बैंक ऑफ मद्रास, तीनों को मिलकर दोस्तों इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया 1921 में। दोस्तों 1921 में इसका स्थापना की गई। फिर दोस्तों 1 जुलाई 1956 को क्या किया गया, इसका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया और ये बाद में दोस्तों इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया क्या बन गई थी, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया दोस्तों क्या बन गई थी, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया भारतीय स्टेट बैंक बन गई थी।
अगला दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। इसका एकदम करेक्ट आंसर है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। अगर आपसे दोस्तों पूछा जाता है बैंक ऑफ हिंदुस्तान, तो यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। बैंक ऑफ हिंदुस्तान की अगर बात की जाएगी तो भारत का पहला बैंक अगर आपसे पूछा जाता है, ध्यान से देखेंगे, भारत का पहला बैंक कौन सा है, तो भारत का पहला बैंक कौन सा है कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो भारत का पहला बैंक दोस्तों है बैंक ऑफ हिंदुस्तान। और ये दोस्तों ये पूरा बैंक जो है यूरोपियन पद्धति के आधार पर चलता था, ये भी ध्यान रखेंगे, यूरोपियन पद्धति के आधार पर चलता था। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपका है अवध कमर्शियल बैंक। तो दोस्तों अवध कमर्शियल बैंक ये भारतीयों के द्वारा चलाया गया पहला बैंक है। तो ये भी आपको पूछा जा सकता है, भारतीयों के द्वारा चलाया गया पहला बैंक कौन सा है, भारतीयों के द्वारा चलाया गया पहला बैंक। तो दोस्तों भारतीयों के द्वारा चलाया गया पहला बैंक कौन सा है, तो भारतीयों के द्वारा चलाया गया पहला बैंक है अवध कमर्शियल बैंक। और अगर आपसे पूछा जाता है भारत का पहला बैंक कौन सा है, तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान। तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। एक बार लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो भारत में टोटल कितनी राष्ट्रीयकृत बैंक हैं, एक बार सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में बताएंगे। जितने सारे दोस्त जुड़े हुए एक बार लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे, अपने सभी दोस्तों तक आज के सेशन को शेयर करेंगे। तो भारत में वर्तमान समय में टोटल 19 राष्ट्रीयकृत बैंकें हैं, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। कितनी राष्ट्रीयकृत बैंकें हैं, 19 राष्ट्रीयकृत बैंक हैं। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा है कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा है, एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे जितने सारे दोस्त जुड़े हुए। तो सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI दोस्तों। अब दोस्तों SBI के बारे में थोड़ा हम आपको बताने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के स्थान पर दोस्तों ये आया। और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया दोस्तों 3 बैंकों से मिलकर बना था, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बम्बई और बैंक ऑफ मद्रास। ये दोस्तों 3 प्रेसिडेंसी बैंक थी। कैसी बैंक थी, प्रेसिडेंसी बैंक थी। और दोस्तों SBI का राष्ट्रीयकरण अगर आपसे पूछा जाता है, इसका नेशनलाइजेशन कब हुआ था, राष्ट्रीयकरण। तो दोस्तों SBI का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1955 को दोस्तों इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। स्टेट बैंक की अगर बात की जाएगी तो भारत का पहला वाणिज्यिक बैंक कौन सा है, तो दोस्तों भारत का पहला वाणिज्यिक बैंक कौन सा है, भारतीय स्टेट बैंक। और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है SBI के विदेश में सर्वाधिक कार्यालय, तो कौन सी भारतीय बैंक है जिसके विदेश में सबसे ज़्यादा कार्यालय हैं, तो विदेश में सबसे ज़्यादा कार्यालय किसके हैं सर्वाधिक, तो दोस्तों RBI के, सॉरी दोस्तों SBI के हैं। यहाँ पर SBI की चर्चा हो रही, तो सर्वाधिक कार्यालय किसके हैं, SBI के हैं, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला दोस्तों क्या है, एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे जितने सारे दोस्त जुड़े हुए। अगला प्रश्न क्या है, ध्यान से देखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का पहला शेयर बाजार है, तो भारत का पहला शेयर बाजार कौन सा है, एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। भारत का पहला शेयर बाजार कौन सा है, सभी दोस्त बताएंगे। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इंदौर स्टॉक एक्सचेंज या फिर दोस्तों दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज। तो सही आंसर क्या होगा, एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो भारत का पहला शेयर बाजार कौन सा है, तो दोस्तों भारत का पहला शेयर बाजार दोस्तों जिसे BSE के नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है, BSE, अर्थात दोस्तों बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की अगर बात की जाएगी तो इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसे याद रखेंगे 1875 में दोस्तों, 1875 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुई है। और इसे दोस्तों एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। क्या कहते हैं, एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है, तो दोस्तों एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। क्या है,
बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो यहाँ पर दोस्तों एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। इसका दोस्तों पहले नाम था स्टॉक एक्सचेंज, खाली इसका नाम था स्टॉक एक्सचेंज, और बाद में दोस्तों इसका नाम बदल दिया गया। इसका नाम बदल के बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कब किया गया? तो दोस्तों 2002 में इसका नाम पड़ा। 2002 में इसका नाम हुआ क्या? 2002 में इसका नाम हुआ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। और इसमें दोस्तों अभी वर्तमान समय में लगभग दोस्तों 4800 कंपनियां इसमें दर्ज हैं। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, 4800 कंपनियां इसमें दर्ज हैं। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शेयर बाजार के संदर्भ में कथन असत्य है? तो दोस्तों बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भारत का पहला शेयर बाजार है, तो ये आपका एकदम करेक्ट आंसर है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ध्यान से देखेंगे, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना फरवानी समिति के सिफारिश पर हुई है, या फिर भारत में मान्यता प्राप्त शेयर बाजार मात्र 2 हैं, या फिर दोस्तों शेयर बाजार की नियंत्रक एवं विनायक संस्थान से भी है। सही आंसर क्या होगा एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं। तो इसमें कौन सा संदर्भ जो है शेयर बाजार के संदर्भ में कौन सा असत्य है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है, भारत में मान्यता प्राप्त शेयर बाजार मात्र कितने हैं? भारत में मान्यता प्राप्त शेयर बाजार जो हैं 2 हैं। यही आपका दोस्तों गलत है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, यही आपका दोस्तों गलत है। मान्यता प्राप्त शेयर बाजार 2 है, ये आपका गलत है ऑप्शन। तो और बाकी आपके सही हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भारत का पहला शेयर बाजार है, एकदम करेक्ट। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज दोस्तों, और साथ ही साथ में शेयर बाजार की अगर बात की जाएगी तो शेयर बाजार की स्थापना और साथ ही साथ में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, तो इसकी स्थापना फरवानी समिति के द्वारा किया गया था। अगला शेयर बाजार का नियंत्रक और विनायक संस्थान कौन है? सेबी, जिसे दोस्तों क्या कहते हैं? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगला है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ पर है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ पर है? एक बार सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे, जितने सारे दोस्त जुड़े हैं सभी को एक बार लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ पर है? तो दोस्तों नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की अगर बात की जाएगी तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय दोस्तों मुंबई में है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज दोस्तों जिसे NSE कहती है, क्या कहते हैं? NSE। और दोस्तों NSE दोस्तों 50, NSE 50 दोस्तों इसका क्या है? प्रतीक है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, NSE 50। और इसी नाम पे दोस्तों इसका जो है जो सूचकांक है, इसके सूचकांक का नाम क्या पड़ा है दोस्तों? इसके सूचकांक का नाम दोस्तों क्या है? निफ्टी। क्या नाम है? निफ्टी। तो इसीलिए दोस्तों क्या कहते हैं? निफ्टी 50। अगर आप थोड़ा सा शेयर बाजार के क्षेत्र में अगर थोड़े से जानकारी रहते हैं तो आपने सुना होगा निफ्टी 50, निफ्टी 50 बोला जाता है, निफ्टी 50। अगर आपसे दोस्तों पूछा जाता है, यहाँ पर NSE की बात हो रही, अगर आपसे बात की जाएगी BSE की दोस्तों, BSE की अगर बात की जाएगी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज दोस्तों, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का दोस्तों इंडेक्स क्या होता है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक का नाम क्या है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों इसके सूचकांक का नाम क्या है? एक बार कमेंट सेक्शन में सभी दोस्त बताएंगे। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के जो सूचकांक है इसका नाम दोस्तों क्या है? सेंसेक्स। क्या नाम है? सेंसेक्स नाम है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सूचकांक का नाम है। और दोस्तों नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के सूचकांक का नाम क्या है? निफ्टी 50, निफ्टी 50 है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। आशा करते हैं आपको हर एक पॉइंट अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। आप सभी दोस्त आज के सेशन में लास्ट तक बने रहेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। शेयर बाजार के कारोबार को नियंत्रित एवं विनियमित करने के लिए किस संस्था है? तो दोस्तों शेयर बाजार को नियंत्रित एवं विनियमित करने के लिए कौन सी संस्था है? सेबी दोस्तों। ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगर बात करी जाएगी शेयर बाजार की तो शेयर बाजार पर किसके द्वारा नियंत्रण किया जाता है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों शेयर बाजार पर सेबी के द्वारा नियंत्रण किया जाता है। सेबी दोस्तों, सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है? ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया, तो सभी दोस्त याद रखेंगे, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एक्सचेंज
बोर्ड ऑफ इंडिया। दोस्तों सेबी क्या करता है? तो सेबी दोस्तों जो शेयर बाजार संबंधित घोटाले हैं या फिर दोस्तों उसके अंतर्गत होने वाली जो गैर कानूनी कार्य हैं उन पर दोस्तों प्रतिबंध कौन लगाता है? सेबी। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाता है सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन है, तो दोस्तों सेबी की पहली महिला अध्यक्ष है माधवीपुरी बुच। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। निक्की किस देश से संबंधित है? तो दोस्तों निक्की, तो यहाँ पर दोस्तों निक्की किसी का नाम वाम नहीं है। निक्की दोस्तों एक सूचकांक है। निक्की आपका एक शेयर बाजार से संबंधित सूचकांक है। ये क्या है आपका? तो ये आपका शेयर बाजार का शेयर का सूचकांक है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। तो ये किस देश से संबंधित है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों निक्की जो है आपका जापान देश से संबंधित है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। किससे संबंधित है? जापान से संबंधित है। जिस तरीके से अपने देश के सूचकांक कौन कौन से हैं, तो अगर बात की जाएगी भारत के सूचकांक कौन कौन से हैं शेयर बाजार के, तो भारत के सूचकांक जैसे मैंने आपको बताया सेंसेक्स आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का है, और दोस्तों आपका निफ्टी 50 आपका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का है। तो इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगला क्या है? वित्तीय वर्ष 2017-18 में कृषि एवं सहबद्ध क्षेत्र का जीडीपी का योगदान कितना है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे जितने सारे दोस्त जुड़े हैं। तो दोस्तों वित्तीय वर्ष 2017-18 की अगर बात की जाएगी तो ये आपका दोस्तों प्रश्न पूछा गया एसएससी के द्वारा 2018 के एग्जाम में पूछा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसमें आपका दोस्तों जीडीपी का कितना योगदान रहा था? तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है 18%। तो 2017-18 में जीडीपी का योगदान कितना रहा? 18%। अगला दोस्तों प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब की गई है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब की गई? एक बार सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। जिनका कोई एग्जाम है, आप सभी दोस्त एसएससी जीडी में बेस्ट स्कोर करने के लिए हमारे साथ बने रहेंगे प्रतिदिन। तो दोस्तों भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब की गई थी? तो भारत में दोस्तों हरित क्रांति की शुरुआत 1966 से 67 में दोस्तों हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी। अगर आपसे दोस्तों पूछा जाता है हरित क्रांति का भारत में जनक कौन है, तो दोस्तों हरित क्रांति का जनक कौन है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे जितने सारे दोस्त जुड़े हैं। हरित क्रांति का भारत में जनक कौन है? एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों हरित क्रांति के जनक कौन है? तो दोस्तों हरित क्रांति के जनक है नॉर्मन बोरलॉग। कौन है? नॉर्मन बोरलॉग हरित क्रांति के जनक हैं। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाता है भारत में जनक कौन है, तो भारत में इसके जनक हैं, भारत में जो इनके पप्पा हैं इनका नाम क्या है? भारत में जो जनक है इनका नाम है MS स्वामीनाथन। क्या नाम है? MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक हैं। दोस्तों हरित क्रांति किससे संबंधित है? हरित क्रांति की अगर बात की जाएगी तो ये दोस्तों भारत में खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। किससे संबंधित है? खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। और ये दोस्तों मेनली किसके फसलों के लिए यूज किया जाता है? तो ये दोस्तों मुख्यतया गेहूं तथा चावल की फसलों के लिए दोस्तों इसका क्या होता है? हरित क्रांति दोस्तों कौन सी फसलें हैं? तो गेहूं तथा चावल की फसलों खेती करने के लिए तथा उसमें उत्पादन में बढ़ोतरी करने के लिए दोस्तों हरित क्रांति जो है बहुत ही श्रेष्ठ कारगर सिद्ध हुई थी। अगला दोस्तों प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हरित क्रांति के किस फसल के उत्पादन में अग्रणी राज्य है? तो हरित क्रांति किस फसल के उत्पादन में अग्रणी राज्य है? तो दोस्तों हरित क्रांति किस फसल के उत्पादन में अग्रणी है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों किसमें अग्रणी है? तो एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। इसका एकदम करेक्ट आंसर है दोस्तों गेहूं। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। भारत में गेहूं के प्रति हेक्टेयर उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो गेहूं के उत्पादन में प्रति हेक्टेयर के रूप में कौन सा राज्य जो है अग्रणी है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे जितने सारे दोस्त जुड़े हैं। एक बार सभी लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो कौन सा राज्य अग्रणी है? तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है पंजाब। गेहूं के उत्पादन के संबंध में पंजाब अग्रणी। राष्ट्रीय कृषक आयोग की अध्यक्षता स्थापना की अध्यक्षता यहाँ पर ध्यान से देखेंगे। राष्ट्रीय कृषक आयोग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो दोस्तों राष्ट्रीय कृषक आयोग की जो है स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई थी? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों राष्ट्रीय कृषक आयोग की
जो है स्थापना MS स्वामीनाथन की अध्यक्षता में हुई थी। और ये दोस्तों कौन है, हरित क्रांति के जनक है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। विश्व में गेहूं उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों विश्व में गेहूं उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, गेहूं के उत्पादन में दोस्तों भारत का दूसरा स्थान है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। नीली क्रांति का संबंध किससे है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब इसमें हम आपको क्रांतियों के बारे में बताने वाले हैं। तो नीली क्रांति का संबंध किससे है, एक बार सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो नीली क्रांति का संबंध किससे है दोस्तों, तो नीली क्रांति का संबंध दोस्तों मछली उत्पादन से है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। किससे है, मछली उत्पादन से नीली क्रांति का संबंध है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाता, अब हम आपको कुछ क्रांतियां जो कि आपके एग्जाम में कई बार पूछी जा रही हैं उनके बारे में हम आपको डिटेल से बता रहे हैं। इसे आप लोग देख लेंगे, आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों हरित क्रांति तो आपको पता है, हरित क्रांति किससे संबंधित है, खाद्यान्न उत्पादन से। यहाँ पर दोस्तों ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे दोस्तों, अगर आपका पूछा जाता है किससे संबंधित है, हरित क्रांति हो गया खाद्यान्न उत्पादन से। श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, एक बार बताएंगे सभी दोस्त। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, तो दोस्तों श्वेत क्रांति संबंधित है दुग्ध उत्पादन से। किससे संबंधित है, दुग्ध उत्पादन से संबंधित है श्वेत क्रांति। अगला अगर आपसे पूछा जाता है दोस्तों नीली क्रांति, तो आपको पता है मछली उत्पादन। पीली क्रांति अगर पूछा जाता है तो पीली क्रांति किससे संबंधित है, पीली क्रांति संबंधित है तिलहन के उत्पादन से। पीली क्रांति किससे संबंधित है, पीली क्रांति संबंधित है तिलहन के उत्पादन से, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाता है बादामी, तो बादामी क्रांति किससे संबंधित है, तो दोस्तों बादामी क्रांति दोस्तों मसाला उत्पादन से संबंधित है। अगर आपसे पूछा जाता है दोस्तों सेफ्रॉन क्रांति किससे संबंधित है, तो सेफ्रॉन क्रांति दोस्तों केसर के उत्पादन से संबंधित है। किसके, केसर के उत्पादन से संबंधित है। लाल क्रांति अगर आपसे पूछा जाता है तो दोस्तों लाल क्रांति मीट के उत्पादन से, साथ ही साथ दोस्तों टमाटर के उत्पादन से संबंधित है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाता है गोल क्रांति के बारे में, तो गोल क्रांति आलू के उत्पादन से संबंधित है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगर आपसे दोस्तों पूछा जाता है धूसर क्रांति, तो धूसर क्रांति किससे संबंधित है, एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो धूसर क्रांति दोस्तों रासायनिक उर्वरक, रासायनिक उर्वरक से संबंधित है धूसर क्रांति। और सबसे ज़्यादा एक और पूछी जाती दोस्तों इंद्रधनुष, तो इंद्रधनुष क्रांति किससे संबंधित है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे इंद्रधनुष। तो दोस्तों इंद्रधनुष क्रांति दोस्तों सभी क्षेत्रों में उत्पादन में वृद्धि करने के लिए होती है। तो सभी क्षेत्रों में उत्पादन की वृद्धि करने के लिए, सभी क्षेत्रों में उत्पादन में वृद्धि के लिए दोस्तों कौन सी क्रांति है, इंद्रधनुष क्रांति। तो यहाँ पर हमने देखा श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन, पीली क्रांति की अगर बात करेंगे तो तिलहन बादामी मसाला उत्पादन, सेफ्रॉन क्रांति केसर के उत्पादन से, लाल क्रांति मीट तथा टमाटर के उत्पादन से, गोल क्रांति आलू के उत्पादन से, धूसर क्रांति रासायनिक उर्वरक के उत्पादन से, इंद्रधनुष क्रांति दोस्तों सभी क्षेत्रों से संबंधित है। दोस्तों एक और है आपकी ध्यान रखेंगे सदाबहार क्रांति जैविक खेती से जैविक खेती से संबंधित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न है भारतीय कृषि भू क्षेत्र मुख्य रूप से सिंचाई के लिए किस पर निर्भर है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। भारतीय कृषि भू क्षेत्र मुख्य रूप से सिंचाई के लिए किस पर निर्भर है, तो भारतीय कृषि क्षेत्र मुख्य रूप से सिंचाई के लिए दोस्तों मानसून पर निर्भर है। किस पर निर्भर है, मानसून पर। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। कृषि उपजों की प्राप्ति तथा आयात और निर्यात के संचालन के लिए कार्यरत संस्था है। तो दोस्तों कृषि उपजों की प्राप्ति तथा आयात निर्यात के संचालन के लिए कौन सी संस्था कार्यरत है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ। तो ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है, सहकारी एवं क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक को अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था है। तो दोस्तों सहकारी एवं क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक को अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है, नाबार्ड दोस्तों, नाबार्ड, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे नाबार्ड। अगला दोस्तों ध्यान से देखेंगे, भारत की पहली औद्योगिक नीति कब अपनाई गई, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे।
भारत में पहली औद्योगिक नीति कब अपनाई गई, सभी दोस्त बताएंगे। भारत में पहली औद्योगिक नीति कब अपनाई गई? तो दोस्तों भारत में पहली औद्योगिक नीति वर्ष 1948 में अपनाई गई। ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है, सभी दोस्त बताएंगे। नेहरू महालनोबिस मॉडल पर आधारित औद्योगिक नीति है। तो दोस्तों नेहरू महालनोबिस मॉडल पर आधारित जो औद्योगिक नीति है यह कौन सी नीति है, एक बार बताएंगे कमेंट सेक्शन में। तो दोस्तों ये आपकी औद्योगिक नीति 1948 है। ये आपका किस पर आधारित है? तो ये औद्योगिक नीति 1948 पर नेहरू महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। नेहरू महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति की घोषणा किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में की गई थी? तो दोस्तों उदारीकरण, निजीकरण तथा भूमंडलीकरण की नीति की घोषणा किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में की गई थी, एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे सभी दोस्त, जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं। तो एक बार सभी दोस्त बताएंगे। राजीव गांधी, विश्वनाथ प्रताप सिंह द्वारा, या फिर नरसिम्हा राव, या फिर ऑप्शन डी है अटल बिहारी वाजपेयी। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है नरसिम्हा राव। नरसिम्हा राव के दोस्तों प्रधानमंत्री के कार्यकाल में उदारीकरण, निजीकरण और साथ ही साथ में दोस्तों भूमंडलीकरण की आर्थिक नीति जो है इसकी घोषणा की गई थी। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। भारत में नवरत्न योजना का प्रारंभ कब किया गया, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। भारत में नवरत्न योजना का प्रारंभ कब किया गया, एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों भारत में नवरत्न योजना की अगर बात की जाएगी तो इसका प्रारंभ 1997 में दोस्तों भारत में नवरत्न योजना की स्टार्ट की गई थी। नवरत्न योजना कब स्टार्ट की गई? तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। नवरत्न योजना अगर आपसे पूछा जाता है तो नवरत्न योजना दोस्तों 1997 में स्टार्ट की गई, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, वर्तमान समय में लाइसेंस की अनिवार्यता वाले उद्योगों की संख्या कितनी है? तो वो दोस्तों वर्तमान समय में लाइसेंस की अनिवार्यता करने वाले उद्योगों की संख्या कितनी है? 5 दोस्तों उद्योगों की संख्या है। ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है, तो दोस्तों महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है, एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों महारत्न कंपनियों की संख्या 8 है। ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। मिनी रत्न योजना का प्रारंभ कब किया गया, एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। मिनी रत्न योजना का आरंभ कब से किया गया है? तो दोस्तों मिनी रत्न योजना की अगर बात की जाएगी तो इसका आरंभ दोस्तों 1997 से ही किया गया। ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, जवाहर रोजगार योजना कब प्रारंभ किया गया, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। जवाहर रोजगार योजना, तो दोस्तों अगर बात की जाएगी जवाहर रोजगार योजना का आरंभ कब से हुआ है, तो जवाहर रोजगार योजना इसका आरंभ दोस्तों 1989 से हुआ। कब से हुआ? 1989 से दोस्तों जवाहर रोजगार योजना जो है इसे स्टार्ट किया गया। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, एशिया का प्रथम निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र की स्थापना कब और कहां पर की गई है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों एशिया के प्रथम निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र की स्थापना कब और कहां पर की गई है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। कांडला, कोच्चि, विशाखापट्टनम या फिर फाल्टा। तो दोस्तों एशिया के प्रथम निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र की स्थापना कांडला में की गई। ऑप्शन ए इसका एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे, सही आंसर आप सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। भारत का प्रथम जूट मिल की स्थापना कब और कहां पर की गई? तो दोस्तों भारत में प्रथम जूट मिल की अगर बात की जाएगी तो दोस्तों भारत में प्रथम जूट मिल की स्थापना कब और कहां पर की गई, एक बार सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो भारत में पहली जूट मिल की स्थापना कब और कहां पर की गई? तो दोस्तों कलकत्ता में की गई, रिसरा में की गई, बिहार में की गई या फिर तमिलनाडु में की गई। सही आंसर क्या है, एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो पहली जूट मिल की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो रिसरा में की गई थी, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। ये आपका ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर है, 1859 रिसरा। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न है मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे, मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब स्टार्ट हुआ था?
तो दोस्तों मेक इन इंडिया कार्यक्रम सितंबर 2014 में स्टार्ट हुआ था। ऑप्शन ए एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से भारी उद्योग के अंतर्गत क्या आता है? लौह इस्पात, वस्त्र उद्योग, रसायन उद्योग या फिर दोस्तों ये सभी। तो दोस्तों भारी उद्योग के अंतर्गत क्या आता है, एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों भारी उद्योग के अंतर्गत क्या आता है, सभी दोस्त बताएंगे। तो भारी उद्योग के अंतर्गत लौह इस्पात आता है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। ऑप्शन ए एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला दोस्तों निम्नलिखित में से प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? आयकर, उत्पाद शुल्क, विक्री कर या फिर सीमा शुल्क। तो दोस्तों प्रत्यक्ष कर का उदाहरण क्या है, एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों इसमें प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है आयकर। ऑप्शन ए एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कर के ढांचे में सुधार देने के लिए हेतु बनी समिति कौन सी है? तो दोस्तों कर के ढांचे में सुधार देने हेतु बनी समिति कौन सी है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। जितने सारे दोस्त जुड़े हुए कर के ढांचे में सुधार हेतु, कर के ढांचे में सुधार देने हेतु कौन सी दोस्तों समिति बनी थी, एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। इसका एकदम करेक्ट आंसर है दोस्तों चलैया समिति। चलैया समिति दोस्तों कर के ढांचे में सुधार देने हेतु चलैया समिति बनी थी। ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, भारत सरकार के द्वारा एक राष्ट्र एक कर की संकल्पना के आधार पर राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया गया कर क्या है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। यहाँ पर दोस्तों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, तो इसका सही आंसर क्या होगा एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो भारत सरकार के द्वारा एक राष्ट्र एक कर, ध्यान से सुनेंगे, एक राष्ट्र एक कर की संकल्पना के आधार पर राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया गया कर है वैट, सैन वैट, प्रत्यक्ष कर या फिर जीएसटी। सही आंसर क्या होगा एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों एक राष्ट्र एक कर, इसका दोस्तों है जीएसटी। जीएसटी की दोस्तों अगर बात की जाएगी तो जीएसटी के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं, क्योंकि इससे कई एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। तो जीएसटी की अगर बात की जाएगी तो जीएसटी दोस्तों एक तरीके का अप्रत्यक्ष कर है। कैसा कर है? इनडायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और जीएसटी दोस्तों भारत में कब लागू की गई थी? तो जीएसटी दोस्तों भारत में 1 जुलाई सन 2017 को जीएसटी लागू की गई थी। और इसीलिए दोस्तों जीएसटी डे कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को। और किस संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों जीएसटी को जो है लागू किया गया था? तो दोस्तों कब लाया गया था, किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो दोस्तों 101वें संविधान संशोधन के द्वारा, 101वें संविधान संशोधन के द्वारा जीएसटी को दोस्तों लागू किया गया था। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, 101वें संविधान संशोधन के द्वारा जीएसटी को लागू किया गया था। और साथ ही साथ में दोस्तों इसमें दोस्तों जीएसटी परिषद का उल्लेख है, जीएसटी परिषद का इसी में उल्लेख है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। यहाँ पर दोस्तों बात चल रही है जीएसटी की। तो दोस्तों जीएसटी की अगर बात की जाएगी तो जीएसटी दोस्तों कितने तरीके से लगता है आपका? तो यहाँ पर दोस्तों सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, एक तो आपका होता है, एक आपका होता है सीजीएसटी और एक आपका होता है एसजीएसटी, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, सीजीएसटी और एक आपका होता है एसजीएसटी और एक आपका होता है दोस्तों यूटीजीएसटी। कौन सा होता है? यूटीजीएसटी। और एक आपका होता है आईजीएसटी, आईजीएसटी। तो दोस्तों जीएसटी 4 प्रकार की होती है। यहाँ पर दोस्तों आईजीएसटी मतलब इंटीग्रेटेड जीएसटी, ये दोस्तों जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है उस पर लगता है। सीजीएसटी दोस्तों केंद्रीय जीएसटी के संबंध है इसका। अगला दोस्तों आपका है एसजीएसटी, ये दोस्तों स्टेट से संबंधित है। यूटीजीएसटी दोस्तों केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। तो ये दोस्तों जीएसटी के प्रकार है। अगर आपसे पूछा जाता है जीएसटी के करों की दर किस प्रकार है, तो करों की दर किस प्रकार है एक बार देखेंगे सभी दोस्त। तो जीएसटी में करों की दर किस प्रकार है एक बार सभी दोस्त देखेंगे। तो करों की दर किस प्रकार है? तो करों में दोस्तों दर इस प्रकार है, सबसे कम दोस्तों 5%, उसके बाद दोस्तों 12%, उसके बाद दोस्तों 18% और सर्वाधिक दोस्तों कितनी है? 28%। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाता है सबसे महंगी जीएसटी कहाँ पर लगता है, तो दोस्तों सबसे ज़्यादा महंगी जीएसटी दोस्तों भारत में लगाया जाता है।
सबसे महंगी जीएसटी कहाँ की है? भारत में सबसे ज़्यादा दोस्तों जीएसटी का जो है रेट सबसे ज़्यादा है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। जो अगला प्रश्न है सभी दोस्त बताएंगे, वस्तु एवं सेवा कर कब लागू हुआ है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों वस्तु एवं सेवा कर कब लागू हुआ है? इसका एकदम करेक्ट आंसर है 1 जुलाई 2017। 1 जुलाई 2017 को दोस्तों जीएसटी लागू हुई थी। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे कब लागू हुई थी, 1 जुलाई 2017। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। देश के औद्योगिक प्रतिष्ठानों में के लिए मध्यकालीन एवं दीर्घकालीन साख की व्यवस्था करने वाली वित्तीय संस्था कौन सी है? तो दोस्तों औद्योगिक प्रतिष्ठानों के लिए मध्यकालीन एवं दीर्घकालीन साख की व्यवस्था करने वाली संस्था कौन है? राज्य वित्त निगम, जीवन बीमा निगम, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड या फिर भारतीय यूनिट ट्रस्ट। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड ये दोस्तों मध्यकालीन एवं दीर्घकालीन साख व्यवस्था बनाने वाली वित्तीय संस्थान है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो दोस्तों भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों इसका मुख्यालय लखनऊ में है। ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे जितने सारे दोस्त जुड़े हैं। तो केरल, हरियाणा, पुदुचेरी या फिर बिहार। तो दोस्तों सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ का है? तो दोस्तों सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों सर्वाधिक लिंगानुपात की अगर बात की जाएगी केरल। दोस्तों केरल के लिंगानुपात की अगर बात की जाएगी तो यहाँ पर दोस्तों 1084 है, 1084 है यहाँ पर, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। 1000 पुरुष पर 1084 महिलाएं। अगर आपसे पूछा जाता है सबसे कम दोस्तों किसका है, तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान देने का प्रयास करेंगे। सबसे कम दोस्तों लिंगानुपात किस राज्य का है? तो हरियाणा का दोस्तों सबसे कम है लिंगानुपात, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। इसका लिंगानुपात लगभग 879 है, मतलब 1000 महिलाओं पर 879 ये 1000 पुरुष पर 879 महिलाएं। अगर आपसे पूछा जाता है दोस्तों सबसे सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश, तो केंद्र शासित प्रदेश अगर आपसे पूछा जाता तो यहीं पर दोस्तों आपके ऑप्शन में ही सारा का सारा जो है कंटेंट छिपा हुआ है, बस आपको थोड़ा सा समझने का प्रयास करना है। तो सर्वाधिक अगर आपसे पूछा जाता है सर्वाधिक लिंगानुपात वाला यूटी, तो यूटी अगर पूछा जाता है यूटी सर्वाधिक लिंगानुपात वाला, तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला यूटी कौन सा है? तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, ये इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला यूटी दोस्तों पुदुचेरी है, और इसका दोस्तों कितना है औसत? लगभग 1037, मतलब कि दोस्तों 1000 पुरुषों पर 1037 महिलाएं। अगला दोस्तों अगर पूछा जाएगा सबसे कम यूटी कौन सा है, तो सबसे कम लिंगानुपात कौन सा है? तो कम दोस्तों किस प्रदेश का है, किस यूटी का है? तो इसे याद रखेंगे। सबसे कम दोस्तों दमन द्वीप किसका है? दमन द्वीप का है, दमन द्वीप का। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखेंगे केरल दोस्तों सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य है। अगला दोस्तों हरियाणा सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला यूटी दोस्तों पुदुचेरी है, और सबसे कम लिंगानुपात वाला यूटी कौन सा है? दमन द्वीप, दमन द्वीप। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, एक बार सभी दोस्त छाप देंगे। तो दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है ठाणे, और दोस्तों ठाणे आपका कहाँ पर पड़ता है? दोस्तों ठाणे आपका दोस्तों पड़ता है मुंबई में। कहाँ पर पड़ता है? मुंबई में पड़ता है। ये जिला दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाता है जनसंख्या की दृष्टि से, यहाँ पर आपका प्रश्न बनना है जनसंख्या की दृष्टि, तो यहाँ जनसंख्या की दृष्टि से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जिन्हें हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि से अगर सबसे बड़ा राज्य पूछा जाए तो राज्य जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन सा है? तो सबसे बड़ा राज्य, इधर दोस्तों बड़ा और इधर छोटा बताएंगे, ठीक है, इधर बड़ा और इधर छोटा बताएंगे। तो सबसे बड़ा कौन सा है? तो सबसे बड़ा यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे, सबसे बड़ा है उत्तर प्रदेश, यूपी। अगर आपसे पूछा जाता है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है?
तो एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है, एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे जितने सारे दोस्त जुड़े हैं। तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है जिसका नाम है दोस्तों सिक्किम। क्या नाम है? सिक्किम। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाता है जनसंख्या के दृष्टि से सबसे छोटा यूटी कौन सा है, तो दोस्तों सबसे बड़ा यूटी कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगर सबसे छोटा पूछा जाए आपसे तो सबसे छोटा है लक्षद्वीप। कौन सा है? लक्षद्वीप। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। ये आपको पता चल गया जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? ठाणे। सबसे बड़ा जिला कौन सा है? ठाणे है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक बार सभी दोस्त लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे अपने सभी दोस्तों तक। राष्ट्रीय बाल उन्मूलन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों राष्ट्रीय बाल उन्मूलन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, उद्योग मंत्री, महिला एवं विकास मंत्री या फिर श्रम मंत्री। तो दोस्तों राष्ट्रीय बाल उन्मूलन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? इसका एकदम करेक्ट आंसर है दोस्तों श्रम मंत्री। ऑप्शन डी एकदम करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे सभी दोस्त। भारत के किस राज्य में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अभी तक स्थापित नहीं किए गए हैं? तो भारत के किस राज्य में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अभी तक स्थापित नहीं किए गए? तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है दोस्तों सिक्किम तथा गोवा। तो दोस्तों सिक्किम तथा गोवा ऐसे राज्य हैं जहां पर अभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित नहीं किए गए। अगला प्रश्न क्या है, ध्यान से देखेंगे। क्रिसिल का संबंध निम्नलिखित में से किस कार्य से है? तो दोस्तों क्रिसिल का संबंध किससे है? तो क्रिसिल का संबंध दोस्तों कंपनियों के साख पत्रों के मूल्यांकन से संबंधित है। ऑप्शन ए एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। क्रिसिल का संबंध किससे है? कंपनियों के साख पत्रों के मूल्यांकन से। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो सभी को पता होना चाहिए, सभी दोस्त को पता होना चाहिए कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी में विश्व बैंक का मुख्यालय है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। जो इसका सही आंसर क्या है कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो आपको तो मैंने बताया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो 1949 में दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण हुआ था, 1 जनवरी 1949, डेट याद रखेंगे। अगला दोस्तों दूसरी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो दोस्तों दूसरी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? पीसी महालनोबिस के द्वारा तैयार किया गया था, जिस कारण दोस्तों इसे क्या कहते हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना को? महालनोबिस मॉडल। महालनोबिस मॉडल कहते हैं। क्या कहते हैं? महालनोबिस मॉडल कहते हैं, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और इसका प्रारूप किसने तैयार किया था? पीसी महालनोबिस ने इसका प्रारूप जो है तैयार किया था। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे, सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे और सही आंसर जो है कमेंट सेक्शन में चिपका देंगे। आर्थिक नियोजन विषय है किसका? आर्थिक नियोजन किसका विषय है? संघ सूची का, राज्य सूची में या फिर समवर्ती सूची में या फिर किसी विशेष सूची में उल्लेखनीय नहीं है। तो दोस्तों आर्थिक नियोजन की अगर बात की जाएगी, ध्यान से देखेंगे, आर्थिक नियोजन की बात की जाएगी तो ये आपका समवर्ती सूची में है। ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला दोस्तों नाबार्ड की बात की जाएगी। नाबार्ड दोस्तों, नाबार्ड जो विकास बैंक को ऋण देता है वह एक है। तो दोस्तों नाबार्ड जो ग्रामीण विकास के लिए ऋण देता है यह क्या है दोस्तों? एक बैंक है, एक बोर्ड है या फिर एक वार्ड है या फिर दोस्तों एक विभाग है? तो नाबार्ड की अगर बात की जाएगी दोस्तों तो नाबार्ड एक तरीके का बैंक है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। क्या है नाबार्ड? तो नाबार्ड एक बैंक है। ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये मैंने आपको ट्रिक से बताया था और स्टैटिक जीके के पोर्शन में बहुत ही शानदार तरीके से आपको पढ़ाने वाले हैं, तो सभी दोस्त लगातार जुड़े रहेंगे। तो खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? रोम में दोस्तों खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय है। ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे और सही आंसर जो है कमेंट सेक्शन में बताएंगे।
विश्व में इंटरनेट उपभोक्ता की सर्वाधिक संख्या किस देश में है, बताएंगे। विश्व में इंटरनेट उपभोक्ता की सर्वाधिक संख्या किस देश में है? तो दोस्तों विश्व में इंटरनेट के उपभोक्ता की संख्या सर्वाधिक चीन देश में है। ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों आज के 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए और अर्थव्यवस्था से बनने वाले सभी एसएससी में जो दोस्तों प्रश्न पूछे जा रहे हैं पिछले गत वर्षों में, तो सभी का समावेश इनमें है। एक बार इसका आप रिवीजन करेंगे तो आप बहुत बेस्ट तरीके से अपने एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे। तो इसी तरीके से एकदम शानदार तरीके से सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। साथ ही साथ में दोस्तों अगर आपको वाकई में अच्छे तरीके से समझ में आया हो तो एक बार लाइक शेयर जरूर करेंगे। आप सभी दोस्त लास्ट तक बने रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट में बस यही कहना चाहते हैं जो हर रोज़ कहते हैं कि अपनी मंजिल को भुलाकर जिया भी तो क्या जिया, अगर है दम तो उसे पार कर दिखा, लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी को और बोल दे उस किस्मत से, अगर है दम तो मिटा कर दिखा। थैंक यू सो मच दोस्तों।